ओके तो हमने सोफा जो कवर कर लिया वो है IFRS 9। याद करें वहाँ पे जो शुरू किया था हमने एक बेसिक डेफिनेशन से शुरू किया था और वहाँ पे डेफिनेशन ये थी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो एक बंदे के लिए फाइनेंशियल एसेट था, दूसरे के लिए इक्विटी या फाइनेंशियल। फिर हमने दोनों साइड्स की अकाउंटिंग देख के फिर उसको साइड में कर दिया पास पेपर्स करके। अब जब मैं IFRS 16 पे आता हूँ तो इस स्टैंडर्ड का नाम है लीजेस, कि कोई चीज़ लीज पे लेना। अच्छा वापस से, मेरी ओनरशिप नहीं है, मैं किस पे ले रहा हूँ? लीज पे। यानी अब इसको थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं। अगर मेरा एक इदारा है, सही है, वहाँ पे मैं कोई हैवी जनरेटर खुद नहीं खरीदना चाहता, मैं कहता हूँ कि भाई जब तक इदारा चला रहा हूँ तब तक मैं रेंट पे जनरेटर ले लेता हूँ। तो ये जो जनरेटर मैंने लिया, क्या ये मेरा अपना है या रेंट पे? अच्छा इसको थोड़ा सा रिफाइन करते हैं ना, IFRS की ज़बान में लाते हैं। जो मैंने अभी बातें की आप लोगों से, मैं भी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ हूँ जिस कॉन्ट्रैक्ट से मुझे एक राइट मिला है एसेट को यूज़ करने का। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसपे मुझे राइट मिला है क्या करने का? एसेट को यूज़ करने का। सही जी। एक और चीज़ सुने, क्या क़यामत तक यूज़ करूँगा ये एक टर्म होगी? एक टर्म होगी महदूद मुद्दत के लिए ना, 3 साल 4 साल 5 साल जो भी आपका टर्म में एग्री हुआ है कि भाई लीज पे। इसको एक और तरीके से भी देखते हैं। एक बंदा है जिसका एक फ्लैट है किसी बिल्डिंग में, सही जी, क्या आप एज अ टेनेंट वहाँ जाके रह नहीं सकते? तो आपने टेक्निकली वो जगह रेंट पे ली हुई है। इसको अगर अलग अल्फाज में कहा जाए तो टेक्निकली आपने लीज पे ली हुई है। क्या आपकी अपनी है या रेंट पे रह रहे हो? तो वो यही कह रहा है, लीज एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है। ये देखिएगा बड़ी मज़े की चीज़ें इसमें, क्योंकि जब तक फिनोमिना क्लियर नहीं होगा ना तब तक अकाउंटिंग नहीं समझ आती। इससे पहले हमने फाइनेंशियल एसेट समझाया था। इधर देखें, अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन लेसर एंड लेसी, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में, लेसर और लेसी। लेसर वो बंदा होगा जो एसिड लीज पे देगा, लेसी वो बंदा होगा जो एसिड लीज पे लेगा। वो हमने बात अभी बातों बातों में सीखी। आगे फॉर क्या लिखा हुआ है? बात समझ आई कि मुझे उस एसिड की ओनरशिप कतई नहीं मिल रही है, सिर्फ क्या मिल रहा है? राइट मिल रहा है। पहले बताओ ये बात समझ आती है? अच्छा फिर देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, फॉर अ स्पेसिफाइड टर्म, नॉट फॉर के भाई जिंदगी भर मेरा हो गया। वो तो तब होगा जब मेरी ओनरशिप होगी। यहाँ पे क्या ओनरशिप है? नहीं सर। अच्छा आगे देखें, अगेंस्ट पेमेंट्स, क्या फ्री में रहोगे या कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी? पेमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा जब पेमेंट करनी पड़ेगी तो कहने का मतलब है उसको हम इस IFRS की ज़बान में कहते हैं लीज पेमेंट्स। जैसे कि लीज पेमेंट्स, जैसे कि आप कहेंगे रेंटल्स। अच्छा इसको और आसान ज़बान में किराया। यानी आपको ये अगर एसेट मिल रहा है यूज़ करने के लिए, सिर्फ राइट मिल रहा है यूज़ करने का। अच्छा इसके बेनिफिट ले रहे होगे ना आप? रह रहे हो वहाँ पे, पर क्या ये बेनिफिट, फिर तुमसे पूछता हूँ, ये बेनिफिट तुम्हें फ्री में मिला या कोई लीज पेमेंट होगी? क्योंकि लीज है ना, लीज में दी गई कोई भी पेमेंट लीज पेमेंट कहलाएगी। और क्या ये चीज़ तुम्हें क़यामत तक के लिए मिली है? स्पेसिफिक पीरियड, उसको हम कहेंगे लीज टर्म। एक लीज का टर्म एग्री हुआ है एग्रीमेंट के अंदर उसके लिए। अच्छा क्या ओनरशिप भाई से राइट आया? वेरी गुड। अब वापस से इस कॉन्सेप्ट को रीड करते हैं इस डेफिनेशन के साथ। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के दरमियान, इन्वेस्टर इशूअर, जी बोल रही हो, लेसर और, तो पहले क्यों इन्वेस्टर इशूअर था? वो शेयर्स का सौदा था, ये एसेट का सौदा नहीं। यही सुनना चाहता है, एसेट का सौदा राइट का सौदा है। वापस से, ये तो बड़ी बारीक लाइन है। अगर एसेट का सौदा होता तो वो सेल होती, एसेट का सौदा होता तो IFRS 15 में चले जाते। बात आ रही है समझ? अगर एसेट का सौदा होता तो वो तो क्या होती, यहाँ पे सिर्फ राइट का सौदा हो रहा है। अच्छा वो भी फॉर स्पेसिफिक पीरियड, वो भी किसके अगेंस्ट में? रेंटल्स के अगेंस्ट में, फॉर स्पेसिफिक पेमेंट्स, जिसको हम कहते हैं लीज पेमेंट्स।
पहले तो बात समझ आती है। बेसिक सी डेफिनेशन कॉपी करो ये, फिर इसके आगे एक एक स्टेप लेके चलते हैं जल्दी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आना ना, अभी तो सिर्फ मैंने ये डेफिनेशन बताई है। हाँ जी ऑनलाइन वाले बच्चों, यहां तक बात क्लियर है जानी? इसकी मैक्सिमम क्लासेस, इसकी आप कह लें 11 हो सकती हैं, 12 हो सकती हैं। हाँ हाँ इंशाल्लाह। आज फिर नहीं चलाया इसने, कहाँ लेके जाएगा ये इतना पैसा? चल रहा है एसी चल रहा है? चल गया? ये तो नहीं बंद हो गया? चल गया ना? ओके डेफिनेशन हो गई कॉपी? करें करें। अच्छा शहीद कह रहे हैं मींस सर जब लेसर कोई एसेट देगा लीज पर वो उसका COGS नहीं होगा। देखो वापस से बात करते हैं ना, COGS तो तब होगा ना जब आप कोई चीज बेच दें। यहाँ पे सेल हो रही है या लीज पे दे रहे हो, वापस आएगा। तो सेल का मतलब तो ये होता है ना चीज गई तो गई, वापस नहीं आएगी। यही तो बेसिक फर्क है जो बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। एग्जामिनर का दिमाग घूमेगा, एक सवाल डालेगा जिसमें IFRS 15 भी होगा, ये भी होगा, बोलेगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग करके दिखाओ। अब जिसको तमीज़ नहीं होगी वो बेच के आ जाएगा, जिसको तमीज़ होगी वो लीज अकाउंटिंग कर लेगा। तो हमें बड़ी बारीक लाइन ड्रॉ करनी है बीच में। इफ दिस इज अ सेल हैज टू बी अकाउंटेड फॉर एज अ सेल, इफ दिस इज अ लीज हैज टू बी अकाउंटेड फॉर एज अ लीज। अभी तो हम इसको खोलते हैं ना, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीज होती है, वो देखते हैं अभी जी। नहीं मैंने अकाउंटिंग सिखाई, मैंने डेप्रिसिएशन की बात की, ये तो हर्ट कर रही है ना आप। सही है, मैंने तो अकाउंटिंग सिखाई नहीं है, मैंने तो सिंपल सी बात की है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कितने लोगों के बीच में, लेसर है लेसी है, सामने वाला बंदा क्या दे रहा है, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट दे रहा है फॉर स्पेसिफिक टर्म अगेंस्ट पेमेंट्स, बस इतनी सी बात की है। अकाउंटिंग तो भी सीखेंगे ना, वो तो मैंने सिखानी है कि कौन सी चीज़ कब कैसे कहाँ घूम के आएगी, एक एक करके चलते हैं वरना सब कंफ्यूज हो जाएंगे ना। वो मैं बताता हूँ, सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की दुनिया COGS की दुनिया घुमा के यहाँ लाऊंगा, थोड़ा सा सबर। चलिए जी, किसकी बुक में शो होगा एसेट लेसर या लेसी? मैंने अकाउंटिंग फिर नहीं बताई तो आपने सोचना भी नहीं है, बिल्कुल तसल्ली से, बिल्कुल तसल्ली से। चलें जी, आई होप कि आपने डेफिनेशन कॉपी कर ली। चलें एक एक करके, प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ, इधर प्लीज 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 फोकस इधर। मैंने कहा जब आप एग्जाम्पल दे रहा हूं, आज आपके सारे कॉन्सेप्ट खुलेंगे बचपन के, क्योंकि आपको कहा था ना मैंने कि FAR2 इज FAR2। लैंड और बिल्डिंग अगर आप रखते हैं किसके लिए, रेंटल के लिए, सुकून से एक एक करके, हाँ सुकून से एक एक करके, तो वो क्लासिफाई होता है IS 40 में। और IS 40 था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास अगर एक बिल्डिंग है और मेरी नीयत यह है कि मैं उसको रेंट पे दूंगा, वो क्या है? IS 40। आइडल पड़ी हुई है, कोई मकसद नहीं है, तब भी IS 40। यही क्लियर है? अच्छा हमने बात की, ये हो गया लेसर की बात। लेसर ने, अभी देखो सारी कहानियां क्लियर होंगी एक एक करके, क्योंकि तुम अपना दिमाग चलाओगे ना, फायदा है ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। इधर ये देखो, लेसर लैंड और बिल्डिंग को अगर रेंटल के लिए रख रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी। थोड़ा सा क्लियर हुई बात? अब आ जाओ किसके पास, लेसी के पास। लेसी ने यही जगह जो लेसर ने लीज पे देनी है किसके पास जाएगी? एसेट की ओनरशिप जाएगी या राइट आएगा?
तो ये जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये राइट, इसकी अकाउंटिंग जो कि अभी तक हमने नहीं सीखी, इसकी अकाउंटिंग ये करेगा IFRS 16 के तहत। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, खुद ही क्लियर होगा, ये एसेट, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किसकी किताबों में? खुद जवाब आया, समझेंगे तो जवाब आएगा ना। तो ऐसे ही अगर हम फाइलिंग करेंगे कौन सा एसेट किसकी बुक्स, क्या डेप्रिसिएशन, पागल हो जाएंगे। पहले स्टैंडर्ड समझो, चीज़ क्या है ये समझो, किसकी बुक्स में होगा ये समझो, तो खुद आंसर आएगा एक एक करके। जल्दी बताओगे एक साथ, किसकी बुक्स में? लेसर की बुक्स में। अब आप ये बोलें कि सर लेसर की बुक्स में अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे तो डेप्रिशिएट नहीं होगी, कॉस्ट मॉडल पे तो डेप्रिशिएट, कहानी खत्म। वो बंदा उस राइड की अकाउंटिंग करेगा जो उसको मिला। किससे मिला? लीज से। वो क्या होगी अभी हमने जिक्र ही नहीं किया, पर बेसिक फिनोमेना समझ आया कि वो भाई सिंपल, वो किराया देगा ना इसको, उस किराए की अकाउंटिंग क्या होगी वो अभी सीखते हैं। वो ही तो सीखना है, IFRS 16 बनाई इसलिए है। पर पहले मैं कह रहा हूँ क्लियर हो जाओ, IFRS 16 और बाकी स्टैंडर्ड्स में फ़र्क क्या है। आपका दिमाग चलना चाहिए था यार, FAR 1 में भी तो आपने बताया था कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैप्ट फॉर रेंटल पर्पसेस, तो रेंटल पर्पस तो वहाँ भी आ गया। आपने बोलना चाहिए था सर वो तो फिर लीज अकाउंटिंग वहाँ की नहीं है। भाई मैं मानता हूँ नहीं की, क्योंकि बता रहा हूँ IAS 40 है, उसने रखा हुआ है IAS 40। ये जो राइट उसको मिला है वो किसके तहत अकाउंट फॉर होगा? IFRS 16 के तहत। अगेन मेकिंग इट वेरी क्लियर, मैंने अकाउंटिंग नहीं सिखाई, अभी तो सीखेंगे ना, पहले स्कोप तो क्लियर करो। चलो एक और बात, ये जो लेसी है इसको जो किराया देगा, किसको? लेसर को। उस किराए की अकाउंटिंग IFRS 16 के तहत होगी। लीज, देखो लैंड और बिल्डिंग IAS 40 में, उसका जो किराया आएगा वो IFRS 16 लीज। पहले बताओ फर्क समझ आया? तो वो किराए की अकाउंटिंग अभी सीखते हैं, वो आता हूं उसके ऊपर, पर अभी बहुत क्लियर किया मैंने। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इटसेल्फ, उसकी क्लासिफिकेशन तो चेंज नहीं हो रही ना, वो कहां पर ही रहेगी? IAS 40 में। उससे जो किराया आएगा IFRS 16, तो जो किराया देगा वो भी IFRS 16, जो किराया लेगा वो भी IFRS 16। वही सीखना है, किराए की बात हो रही है यहाँ पे, एसेट अपनी जगह है। क्लैरिटी है? पक्की बात है? बेसिक बात लिखो ये वाली, यहाँ तक पहली बेसिक बात लिखे, जल्दी से कॉपी करें यही वाली एग्जाम्पल। उसके लिए राइट की अकाउंटिंग IFRS 16, इसके लिए जो रेंट पे करेगा वो IFRS 16। बाकी जो प्रॉपर्टी पड़ी हुई है वो कहाँ मौजूद होगी? IAS 40 में। जो पहला कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं हो सकता, वो अपनी जगह है। जल्दी कॉपी करें इसको। सर IAS 40 में भी तो राइट ट्रांसफर होता है ना, वहां पे क्यों नहीं? देखो अगेन, वो जो IAS 40 में राइट ट्रांसफर होता है ना, उस राइट ही की अकाउंटिंग क्या आपने कभी लेसी के पर्सपेक्टिव से देखी थी? क्योंकि आपके कोर्स में ही नहीं था। अब हम सीखेंगे कि वो जो उसको राइट मिला है तो उसकी अकाउंटिंग क्या होगी। जैसे अहमद ने यहाँ पे सवाल सही किया, वो कह रही है कि सर IAS 40 में भी तो राइट ट्रांसफर होता है ना। मैंने तो मना ही नहीं किया, मैं तो कह रहा हूँ राइट ट्रांसफर हो रहा है, बट उस राइट की अकाउंटिंग क्या आपने वहाँ सीखी थी या आपने सिर्फ प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग सीखी थी? राइट की अकाउंटिंग अभी सीखेंगे क्योंकि वो इस कोर्स का पार्ट है। अनम बात क्लियर है? एमन सॉरी, बात क्लियर है? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, हम फिर IAS 40 में कैश डेबिट करके रेंटल इनकम क्रेडिट करते थे। हाँ ये भी एक अकाउंटिंग थी। वो किसकी अकाउंटिंग थी? रेंटल की, वो हमने की थी ना। तो बिल्कुल वो अकाउंटिंग कहाँ से ड्राइव हो रही थी? IFRS 16 से। बात समझ आ रही है? तो अब उसका साइड भी देखेंगे, इसका साइड भी वापस से देखेंगे। अब प्रॉपर्टी कहाँ पड़ी हुई है? IAS 40 में। बस ये बात याद रखनी है। चलें कॉपी करें इसको। क्लियर है शहीद? 20 साल बाद वो मतलब ये कैसा बंदा है कि रेंट पे दे रहा, बोल रहा 20 साल बाद तू ही ले लियो। नहीं ऐसे कैसे, कौन देगा ये? मुझे भी दिला दो। हाँ लीज पर दे रहे हैं, ठीक है, वो एक टाइम पीरियड हो गया 20 साल, बहुत ज्यादा मतलब ऐसी हो गई थी कि प्रोजेक्ट में जनरेटर दिया हुआ है, ठीक है, सही है। अब वो कह रहे 20 साल बाद आप ही खरीद लेना। वो खरीद लेना आपने बोला क्या? खरीद लेना मतलब, लेकिन वो स्टार्टिंग से ही पता है कि 20 साल बाद वो खरीद लेगा। हाँ तो फिर वो जो लेसी है वो फर्स्ट डे से ही ऐसी मैंने अकाउंटिंग सिखाई नहीं। नहीं अकाउंटिंग
अकाउंटिंग सिखाई नहीं मैंने, अल्लाह की कसम। मैंने क्या बोला, राइट की IFRS 16 की अकाउंटिंग। जब यहाँ पहुँचेंगे तब बात करेंगे। आएगी ये वाली बात। बिल्कुल आएगी। अकाउंटिंग सिखाई नहीं, मैं क्यों कंफ्यूज करूँ सबको। अकाउंटिंग नहीं सिखाई, बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। अकाउंटिंग अभी सीखेंगे ना मेरी बहन, अभी आते हैं आगे, थोड़ा सा बस 10 मिनट। यस बिल्कुल ऐसा है तसाम। अच्छा भाई, मैं अगेन 5वीं बार रिपीट कर रहा हूँ, अकाउंटिंग नहीं सीखी। सर आईटी में पढ़ा था ये वाला। तो जिससे पढ़ा था ना उसने मुझसे ही पूछा था बताने के लिए, पर उसने आपको आधी बात बताई है। मैं समझ गया हूँ आप क्यों पहुँचेंगे यहाँ पे। जो बता रहा था ना, जो पढ़ा रहा था, उसने मुझे बोला था फाइनेंस कहाँ से भी पढ़ा हो, तीनों ने मुझसे पूछा था। तीनों दोस्त थे मेरे, सुनो तीनों ने। हाँ, तो हैदराबाद मेरा ससुराल है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। सुने तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कैसे। देखो फिनोमिना क्या है, मैं बता रहा हूँ ना। आपने क्यों पूछा, मैं टारगेटेडली पहुँच गया हूँ ना। उन्होंने मुझसे स्पेसिफिकली पूछा था क्या ये लीज अकाउंटिंग क्या होती है। मैंने कहा ITB में बताना नहीं, मैं तुझे बता देता हूँ। उन्होंने फिर वो हरकत की, आधा बता दिया, और फिर आधी बात आप मुझसे कर रही हैं। मैं कह रहा हूँ सबर, उससे बहुत अच्छा बताऊँगा, क्योंकि उसने भी तो मुझसे ही पूछा है ना। बस 2 मिनट बस रुकें। ये कॉपी हो गया, पक्की बात है। चलें जी। अच्छा भाई, अब 2-3 सवालात। लेसी का रेंटल गिवन एंड लेसर का रेंटल रिसीव अकाउंटिंग IFRS 16 में होगी क्या? आसान भाई, सही कह रहे हैं। लेसी का रेंटल गिवन और लेसर का रेंटल रिसीव्ड कहाँ अकाउंटिंग होगी? IFRS 16 में। अब इतनी सी बात रखो ना तुम, आगे की बात ही नहीं कर रहे हम। आगे दूसरा, ये एसेट लेसी राइट टू यूज बना रहे हैं कि लेसर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तो डबल नहीं हो जाएगा? नहीं भाईजान, एक मिनट, इधर मैंने आपको ये कहा कि इस केस में एसेट उसकी किताबों में जाएगा। राइट है। एसेट किसका है? उसकी किताबों में राइट जाएगा। मैं अगेन फिर रिपीट कर रहा हूं, अकाउंटिंग सीखी है आप, होते ही नहीं कोई कंक्लूड करने वाले। मैं तो सिंपल कह रहा हूं, एसेट उसकी किताबों में, राइट उसके पास है। राइट की अकाउंटिंग क्या होगी? अभी ये ग्रेइश एरिया है, मैंने बात ही नहीं की उसके ऊपर। सिंपल चलते हैं। अपने लिए ज़िंदगी मुश्किल बनाओगे अगर थोड़ा ज़्यादा आगे सोचा। एक एक करके खुद क्लियर होंगी चीज़ें, सही है। मैं इसलिए बिल्कुल क्लियर, मैंने बोला ना डेडलीस्ट स्टैंडर्ड है, खिचड़ी बन जाएगी दिमाग की अगर समझ नहीं आता तो। ये तो इसलिए एक एक स्टेप करके चल रहे हैं। मेरे लिए बड़ा आसान था, मैं डायरेक्ट आके अकाउंटिंग शुरू करा देता। तो मसला ये कि मैं समझ नहीं आता किसकी किताबों में क्या चल रहा है, तो वो सीखने भी पहले हम चलें आगे। मैंने कहा अब एक अहम बात करते हैं, प्लीज़ फोकस के साथ सुनना ये वाली बात। हमने ये कहा कि एक XYZ बैंक है, एक XYZ बैंक है, प्लीज़ सुनिएगा फोकस के साथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक XYZ बैंक है, आप मुझे बताएं, अगर आप हैं, आप गए बैंक के पास कि मुझे वो कार चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, बहुत ज़्यादा फोकस होकर सुनना, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं, ये सारी बेसिस और कंक्लूजन में लिखी हुई हैं। फोकस होकर, मैं एप्लीकेशन में हूँ इसलिए बताता हूँ। इधर सुने, आप गए सामने बैंक के पास, आपने बैंक को बुलाया मुझे वो कार चाहिए, तो बोलेगा जाके खुद ले ले, मेरे पास क्यों आ गया? तो आप बोलेंगे भाई पैसे नहीं हैं, लीज करा दो। बैंक से देते ना लीज पे। तो उसका तरीका कार ये होता है, प्लीज सुनिएगा। देखो मोहम्मद अली ने फिर कहा मगर इकोनॉमिक बेनिफिट लेसी ले रहा है। अगेन अकाउंटिंग सिखाई, मैं यहाँ पे लाके रोक देता हूँ आपको। अकाउंटिंग सिखाई, मैंने बोला ना राइट की अकाउंटिंग क्या है, तुम सबको किसी की भी एक को पता है। तो जब अकाउंटिंग आ जाएगी तो मामला हल हो जाएंगे ना। मैं आपको सिर्फ क्या आ रहा हूँ, एसेट किसका है? लेसर का, कहानी खत्म। उसके पास राइट जाएगा, वो अकाउंटिंग होगी। क्या होगी? एक ग्रेश एरिया, अकाउंटिंग IFRS 16 की होगी। दैट्स इट, क्लियर है? आगे आ जाओ। अभी हमने कहा XYZ बैंक है, आप एज अ इंडिविजुअल बैंक के पास गए और आप बैंक को बोल रहे हो कि भाई मुझे चाहिए एक कार, वो भी लीज पे। स्क्रीन स्टक हो गई है, एक मिनट रुकिएगा भाई, ये तो सही चल रहा है। अभी करते हैं, इनके पास भी था शायद, नहीं प्रोजेक्टर का नहीं है वो। अब सही है? सही जी। ये बंदा है इंडिविजुअल, ये गया बैंक के पास कि मुझे कार चाहिए लीज पे। या प्लीज बड़ा अहम बात है, ये सुनना जरा। मैंने कहा बैंक एक
काम करेगा, बैंक के पास क्या कार रेडीली अवेलेबल थी या वो खरीदेगा? इस बात को याद रखिएगा, वो खरीदेगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, तीसरी बार कह रहा हूँ, वो खरीदेगा। उसके पास ऑलरेडी नहीं है, वो तो ऐसा तो नहीं है वो अपने हिसाब से खरीद के रखा होगा, वरना तो उसकी इन्वेंट्री बन जाए। बैंक का काम कार को बेचना नहीं है, बैंक का काम कार को खरीद के लीज पे देना है। एग्रीड? चलें, अब मुझे एक बात बताएं फोकस के साथ। मैंने कहा ये जो बैंक बाय करेगा ना, तो वो करेगा कार स्लैश पीपी डेबिट, सही है जी, और कैश, ये कैश इसको देगा, इस बंदे को, शोरूम को, शोरूम वाले को देगा। एग्रीड? यहाँ पे फॉर बैंक कार आई है 16, हाँ बिल्कुल। अब सुनना, ये जो कार इसके पास आई है, ये कार इसके लिए एसेट है, आई है 16 का एसेट है। अब आई है 16 की डेफिनेशन खोलते हैं। आई 16 की डेफिनेशन में यह है कि अगर आपने एसेट रखा हुआ है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस एंड फॉर रेंटल टू अदर्स, एंड फॉर, चाहे तो स्कोप जाके देख लो, आई 16 में लिखा हुआ है कि अच्छा, पर ये जो एसेट है ना लैंड और बिल्डिंग के अलावा है, मैं जानबूझ के कॉम्प्लेक्सिटी कर रहा हूं ताकि मेरे लिए इजी बनाना तो बहुत आसान है ना, पर मैं बोल रहा हूं सब क्लियर करो ना। देखो, अगर मैंने लैंड और बिल्डिंग किसी और को रेंट पे देने के लिए रखी हुई है तो IAS 40, मैंने उसके अलावा कार, इक्विपमेंट, जनरेटर, कोई ऐसी चीज किसी और को लीज पे देने के लिए रखी हुई है तो वो है तो मेरी मिल्कियत ना। अब चाहे वो रेंट पे जा ही नहीं रही किसी के पास, है तो मेरा एसेट ना। क्या मेरी इन्वेंट्री है, बेचने के लिए रखी हुई है या रेंट पे देने के लिए? तो IAS 16 की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि IAS 16 के अंदर वो नॉन करंट एसेट्स आएंगे जो कि आपने रखे हुए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस एंड फॉर रेंटल टू एंड केप्ट फॉर रेंटल टू अदर्स। अब यहां से बात सुनिएगा, पहले बताओ ऑनलाइन वालों यहां तक बात समझ आती है? अ वेरी ट्रिकी वन, बट उस डेफिनेशन का ये पार्ट है, वो मैं इसलिए बता दिया। जल्दी बताओ, ये बात समझ आती है? अच्छा, पर लैंड और बिल्डिंग के अलावा है ये, क्योंकि लैंड और बिल्डिंग तो IAS 40 है ना, अगर वो रेंटल के लिए कोई उसके लिए अलग स्टैंडर्ड बनाया। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे एडमिन के लोग बैठे हुए ऑफिस का काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो ये सारे हमारे अपने काम है ना, तो वो तो PPE हो गया। वो कह रहा है कोई अगर प्रॉपर्टी को हटा के कोई और एसेट अगर आपने रेंटल के लिए रखा हुआ है वो भी IAS 16 में आएगा। कब तक IAS 16 में आएगा, उसकी एक्सटेंशन आज है, सुनते हैं। मैंने कहा ये PPE और कैश IAS 16 में आ गया बैंक के, हाँ या नहीं? अच्छा, अब सुनिएगा, ये इसने लीज पे ले लिया, किसने? लेसी ने। अच्छा, लेसी भाई कह रहे हैं कि भाई मुझे ये कार लीज पे चाहिए। अब वंस ये इसको लीज पे देगा, वंस ये इसको लीज पे देगा, प्लीज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उसके आगे जाके और खुलासे होंगे। वंस ये इसको लीज पे देगा, ये IAS 16 से निकल के IFRS 16 में अकाउंटिंग शुरू हो जाएगी इसकी। और लेसी तो वैसे ही कौन सी अकाउंटिंग करेगा? अब यहां से बात समझते हैं। बैंक ने कार परचेज की, किसके लिए परचेज की? अपने लिए। अच्छा, वो लेके रखी हुई उसने, कहां मौजूद होगी? भाई वियर एंड टियर होगा ना, किसी ने नहीं खरीदी तो इसी का नुकसान है, ऐसा ही है ना। अच्छा, इसने क्या किया, ये उठा के लीज पे दे दी। वंस ये लीज पे दे दी, ये IAS 16 की क्लासिफिकेशन से निकल के, क्योंकि 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 उसने बोला था कैप्ट फॉर रेंटल, कैप्ट, नाउ दिस हैज बीन कैप्ट फॉर रेंटल या रेंटेड, तो रेंटेड हो गया ना, इसको निकाल के कहां फेंक दो? IFRS 16 में। कैसे फेंकेंगे पता है? अकाउंटिंग सीखी नहीं, अभी क्लियर कर रहा हूं, पूछना नहीं, सिर्फ बेसिक बात कर रहा हूं कि यहां से वहां जाएगा, कब जाएगा पॉइंट भी बता दिया, कब जाएगा पॉइंट भी बता दिया। तो भाई ये सीन है यार, ये कोई मंजूली का आ गई है कि बार बार ये मेरे ख्याल से यहां से नेट अब सही हो गया, अब सही है। अच्छा, इधर सुनिएगा, एक और सवाल, देखे प्लीज बातें नहीं, बातें बिल्कुल भी नहीं। आज भाई मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इधर
लेकिन सर प्रॉपर्टी के केस में ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर्टी के केस में ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, उसके लिए अलग से स्टैंडर्ड बनाया गया है। कौन सा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इसलिए ही रहेगी, रीजन बीइंग कि वहां पे कहा यह गया है कि वो प्रॉपर्टी ही रेंट के लिए रखी गई है, उससे आने वाला रेंट कहां अकाउंट फॉर हो रहा है? IFRS 16 में। तो वहां पे भी मैं यही बात कह रहा हूं। नीचे मैं कह रहा हूं ये रहेगा पीपी के अंदर ही, पर जब ये लीज पे चला जाएगा तो यहां से इसके आगे आपने अकाउंटिंग कौन सी शुरू करनी है? IFRS 16 की। क्योंकि कोई आपको बुला के बोले यार ये जो एसेट है तुम्हारा है, बोलेगा एसेट है ही नहीं, किसी और के पास पड़ा हुआ है, राइट दिया हुआ है, उसको ओनरशिप किसकी है? मेरी है। बात समझ आ रही है? तो फिर वो ये कहता है कि यार फिर IAS 16 की अकाउंटिंग नहीं करो, फिर कहां करो? पर अकाउंटिंग कैसे तब्दील होगी वो सारे कॉन्सेप्ट्स अगले 15 मिनट के हैं, वो आते हैं। अकाउंटिंग अभी हमने सीखी नहीं है, पर एक बेसिक, ईमान आप सिर्फ एक बात बताओ, बाकी सारे बच्चों इंक्लूडिंग आप, एक बेसिक बात समझ आती है कब तक IAS 16 और कब तक IFRS 15? बात क्लियर है ना? तो बेसिक फिनोमेना हमने समझा है कि यार अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं और मैंने कोई एसेट रखा हुआ है, वो तब तक IAS 16 में रहेगा जब तक मैं उसको लीज, देखो मैं खुद यूज कर रहा हूं तो वो तो कर ही रहा हूं ना, वो तो डेप्रिशिएट होता रहेगा। पर वंस मैंने उसको लीज पे दिया तो यहां से कौन सी अकाउंटिंग सोचनी है? IFRS 16 की अकाउंटिंग अभी भी कह रहा हूं हमने सीखी नहीं है। वेरी सिंपल सर, क्या बैंक भी एसेट लीज पर लेकर आगे भी लीज पर दे सकता है? देखो बैंक अगर लीज पर एसेट लेके आगे लीज पे देकर खुद क्या कमाएगा? अभी हम सिंपल रखते हैं ना, बैंक के पास तो पैसा होता है, तो बैंक का काम ही यही है कि आपके लिए एसेट खरीद के आपको, तो बैंक खुद क्या कमाता है? इंटरेस्ट। यानी आज उसने बैंक ने एसेट लिया कैश प्राइस पे, लेट से 30 लाख रुपए की कार है, वो आपको रेंटल बना के देगा और आपको बोलेगा कि भाई आप मुझे पैसे पे करें, तो आपको हो सकता है उसको 3.9 मिलियन पे करने पड़े। तो वो जो 9 लाख रुपए का डिफरेंस है वो बैंक की क्या है? कमाई है। तो वो यही तो कमाता है। बात समझ आ रही है? पर वो ये कह रहा है, ये स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, इस बात को भी तो समझे ना। जब ये कमाई वाले मॉडल में चले जाओ तो कौन सी अकाउंटिंग करना, और जब तक किसी को लीज पे नहीं दिया तो बोला आपका ही एसेट है यार, जब तक नहीं किया। तो वही तो कह रहा है, फर्क तो रखो ना अकाउंटिंग के अंदर, कि जब लीज पे दे रहे हो तो क्या नॉर्मल अकाउंटिंग होगी, लीज की होगी? तो वहां पे पहुंचेंगे तो बताता हूं। क्लियर है? ऑनलाइन में तो जल्दी बता दो, बात क्लियर है? सारे बच्चों, मतलब सारे बच्चों से पूछ रहा हूं जल्दी। बेसिक कसम से अकाउंटिंग नहीं सीखी है, सिर्फ क्लासिफिकेशन सिखा रहा हूं। क्लियर है? बेस्ट हो गया जी। चलें, ओके, ये बात समझ आती है। कॉपी कर लिया दूसरा वाला हिस्सा जी? यानी लीज और नहीं, दो बातें मिक्स कर रहे हो आप। लीज पे जब देता हूं तो क्या कमाता हूं? इंटरेस्ट। देखो भाई, ये कार बैंक ने खरीदी 30 लाख रुपए की, क्या मैं उसको 30 लाख की बेचूंगा, या उसको बोलूंगा तू मुझे किराया दे? किराए को मतलब कहते हैं रेंटल। रेंटल के अंदर वो 30 लाख रुपए के प्रिंसिपल की भी रिकवरी होगी और सूद की भी रिकवरी होगी। तो ओवर द पीरियड 10 सालों में, 5 सालों में, 6 सालों में बैंक सूद समेत अपने 30 लाख रुपए रिकवर कर लेगा। तो वो कह रहा है जब आपको खुद पता है अकाउंटिंग बोलने में चेंज लग रही है तो दिखने में भी चेंज होनी चाहिए ना। तो उस वक्त फिर आप अकाउंटिंग कौन सी करोगे? IFRS 16 की, क्योंकि IAS 16 इज नो मोर एप्लीकेबल टू यू नाउ, क्योंकि वो एसेट अब आप किस पे दे चुके हैं? लीज पे दे चुके हैं। और लीज में किन दो चीजों की रिकवरी होगी? एक प्रिंसिपल जो आपने लगाया और उसके ऊपर आने वाला सूद। बात समझ आ रही है? तो दिस इज हाउ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। अकाउंटिंग नहीं सीखी, सिर्फ क्लासिफिकेशन। सही है? क्लियर कर रहा हूं। इंस्टॉलमेंट तो ये यही कवर होगा ना, अभी आते हैं इस पे कवर होगा। अच्छा आगे, अच्छा अली कह रहे हैं बातें नहीं, देखो जानी प्लीज, बातें नहीं। मैं तभी कह रहा हूं भाई, मैं कनेक्टेड रखना चाह रहा हूं एक एक चीज को। सर इसमें इन्फ्लेशन भी शामिल होगी। मैंने शायद आपको IFRS 9 में बताया था कि आपके इंटरेस्ट रेट के अंदर इन्फ्लेशन ऑलरेडी शामिल होती है। और फिर दूसरा एक क्रेडिट रिस्क होता है कि सामने वाला कितना डिफॉल्ट करेगा। सामने वाला ज्यादा रिस्की बंदा होगा तो मेरा इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। तो ये है, जब रेंट पर दे दिया तो कार भी IFRS 16 की अकाउंटिंग ट्रीट होगी। ईमान यही मैं कह रहा हूं, उसकी अकाउंटिंग में आगे सिखाऊंगा कि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होंगे कि कार IFRS 16 में चली जाएगी और कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होंगे जिसमें वो नहीं जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। सही है जी? अगेन आपने सिर्फ अभी इतना सा बेसिक बात करनी है, जब तक मेरे पास है तब तक IAS 16, जैसे ही लीज पे दिया
अच्छा इसको और आसान कर लो अपने लिए, जैसे ही लीज पे दूंगा तब IFRS 16 की अकाउंटिंग सोचना शुरू कर दूंगा, बस इतना कर लें। जैसे ही लीज पे दूंगा तब कौन सी अकाउंटिंग सोचना शुरू करूंगा, तब तक कौन सी अकाउंटिंग, तो जब मैं अकाउंटिंग सिखा दूंगा तो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अभी भाई सवाल तो ये आता है ना, कॉन्सेप्ट दूंगा तो क्लियर होंगे ना। अभी तो मैं सिखा ही क्या रहा हूँ, क्लासिफिकेशन, कब तक IAS 16, कब IFRS 16, कब तक IAS 16, कब IFRS 16, बात सिंपल इतनी है, क्लैरिटी है। अकाउंटिंग अभी हमने नहीं सीखी, मतलब अब मोहम्मद अली ने सही बात कही, क्या हम प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग का बोल रहे हैं, हाँ या नहीं, हम किसका बोल रहे हैं, पर प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग का सोचना कब है, जब लीज पे दे देंगे, पर बात यहां पे आके रुकती है, जब लीज पे दे देंगे। फिर आपने सोचना है कि क्या मैं IAS 40 में बैठा हूं या PP में बैठा हूं, क्लैरिटी है। चलें जी सर, इसमें दोनों लीजेस हैं, नहीं ये मैं अभी जवाब नहीं दे रहा शहीद आपकी बात का, प्रॉपर्टी की तरह जब तक, अच्छा ये एहतसाम कह रहे हैं प्रॉपर्टी की तरह है, जब तक पास है तब तक IAS 16, और जैसे ही रेंटल पे दिया तो IFRS 16, क्या ये सही कह रहा है, हाँ या नहीं, बिल्कुल सही कह रहा है। चलें जी आगे, हमने ये कहा, ये सारी चीज़ें समझने के बाद प्लीज़ 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 फोकस होकर देखना, ये जब सारी चीज़ें मैंने समझ ली कि ये सारी चीज़ें क्या चल रही हैं, फिर वो कहता है कि यार आपकी ज़िंदगी में ना दो तरीके की लीजेस हैं, आपके सारे सवालात के जवाबात यहां छुपे हुए हैं। अभी तक बेसिक बात की है, IAS 40 फिर IFRS 16, PP फिर IFRS 16, कब तक IFRS 16 नहीं आएगा, जब तक लीज पे नहीं दे दिया, सिंपल जबान में। अकाउंटिंग की बातें कुछ अब करेंगे जो अभी मैं सिखाने लगा हूं, सही है। अच्छा यानी हसन देखो किसी अच्छी बात कही है, दिल पे लगी है, वो कह रहे हैं लेसर की जिंदगी में जब लेसी की एंट्री होगी तो IFRS 16 स्टार्ट होगा। वाह क्या बात अच्छी की है, क्या बोला उसने, लेसर की जिंदगी में जब लेसी की एंट्री होगी तब IFRS 16 स्टार्ट होगा। वेरी गुड यार, बेहतरीन, यानी ये सही एग्जांपल दी है इसने। IFRS 16 का सोचना ही कब है, जब लेसी एंट्री मारे, वरना तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी चलती रहेगी, IAS 16 चलता रहेगा, क्लैरिटी है। चलें जी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल बिल्कुल ये अच्छी बात कही इसने। अच्छा अब फोकस, दो तरीके की लीज है, एक ऑपरेटिंग और एक फाइनेंस। अच्छा अभी तक मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, हमने अब तक क्या समझा है, लीज होती क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कितने लोगों के बीच में, लेसर फॉर राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट फॉर स्पेसिफिक टर्म अगेंस्ट पेमेंट्स, ये डेफिनेशन सीखी, इसके आगे लेके गया, फिर मैंने बोला कि यहाँ पे सिर्फ राइट जाता है, ओनरशिप नहीं जाती है, तो वो कहता है, फिर मैंने एग्जांपल दी PP, वो अपना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का सोचो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के केस के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मालिक लेसर है, जब तक लेसी नहीं आता तब तक IAS 40, और आ भी गया तब भी IAS 40, उसका रेंटल IFRS 16, उसका रेंटल IFRS 16। बैंक है, बैंक ने एक एसेट खरीदा किसके लिए, लेसी के लिए, अच्छा जब तक उसने लीज पे नहीं दिया तब तक IAS 16, जैसे ही लीज पे दे दिया IFRS 16, आप सोचना शुरू हो जाऊंगा कि इसके बाद क्या होगा, क्लैरिटी है। अब यहां तक हमने रिवाइज कर लिया, आगे आ जाओ। अभी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज यहां से शुरू होती है, इधर वो ऑपरेटिंग लीज में कहता है एक की बुक से एसेट जाएगा नहीं, ये बड़ी वाकई बता रहा हूं अहम चीज है। कोई बोले ऑपरेटिंग लीज अकाउंटिंग करनी है क्या, अच्छा ओके सॉरी, ये कर लेते हैं भाई। चलें, एक की बुक से एसेट जाएगा नहीं, दूसरे की बुक में एसेट आएगा नहीं, ये कौन सी लीज है,
अब थोड़ा खुलासा करता हूं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कौन सी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। प्लीज सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा। एग्जाम्पल, सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आपने कभी भी लेसर को अपने FAR 1 के ज़माने में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डी रिकॉग्नाइज करते हुए देखा था? वो उसकी किताबों में ही थी। सिर्फ रेंटल आता था, अकाउंटिंग होती थी, रेंटल आता था। तो यानी अगर मैं यहां पे लेसर की बात करूं तो लेसर भाई पता है क्या करेंगे? सिर्फ कैश डेबिट, रेंट, इनकम, क्रेडिट। और हमारे जो लेसी भाई हैं वो क्या एंट्री करेंगे? रेंट एक्सपेंस। ये कौन सी लीज हो गई? सिंपल लीज। सिंपल। वापस से आपने जो बचपन में सीखा ना वो ऑपरेटिंग थी। एक की बुक से एसेट जाएगा नहीं। इसकी प्राइमरीली एक रीजन है, वो कहता है बाय डिफॉल्ट एसेट का मालिक कौन है? लेसर। तो एसेट किसकी किताबों में होना चाहिए? किसकी किताबों में नहीं होना चाहिए? तो वो सिर्फ रेंट देगा, ये सिर्फ रेंट लेगा। इनकम एक्सपेंस, इनकम एक्सपेंस, कहानी खत्म। पहली बात समझ आई? अच्छा ऑनलाइन वालों, ईमान आप ये पूछ रही थी ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, जल्दी बताएं, बात समझ आती है? आप सबको बात समझ आ रही है? बेसिक अकाउंटिंग, ऑपरेटिंग लीज। यानी आप ये समझें, मेरी बात को सोचें कि हम ये कह सकते हैं नॉर्मली बाय डिफॉल्ट यही अकाउंटिंग होनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट यही अकाउंटिंग। सीधी सी बात है, एसेट का मालिक कौन है? लेसर। एसेट किसकी किताबों में होना चाहिए? तो किसकी किताबों में नहीं होना चाहिए? तो सिंपल एक किराए की अकाउंटिंग होनी चाहिए। उसका एक्सपेंस इसकी इनकम, उसका एक्सपेंस इसकी इनकम, कहानी खत्म। बाय डिफॉल्ट ये अकाउंटिंग होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? बाय डिफॉल्ट। बस ये बात आपने भेजे में फिक्स करना, बाय डिफॉल्ट। अच्छा फिर लेसी के लिए राइट ऑफ एसेट की नहीं, देखो लेसी ने सिर्फ क्या करना है, उस राइट को पाने के लिए वो क्या कर रहा है? एक्सपेंस बुक कर रहा है ना, कहानी खत्म। बेसिक। मैंने कहा सर फिर ये कौन सी बला है जो बराबर वाली है? उस पर बात कर लेते हैं। वो कहता है फाइनेंस लीज की कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशंस पूरी हो गई तो जाके ये लीज कौन सी लीज बनेगी? अच्छा तो उससे होगा क्या, जरा सुनिएगा। होगा ये कि जो लेसर है, जो लेसर भाई हैं हमारे, वो एक एंट्री बनाएंगे नेट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज डेबिट और एसेट क्रेडिट। यानी ये अपनी किताबों से एसेट निकाल देंगे। कब निकालेंगे अभी बताता हूं, कंडीशंस हैं, ऊपर लिखा हुआ है ना, कंडीशंस हैं। पर अगर ये कंडीशन पूरी हो गई तो लेसर अपनी किताब से एसेट निकाल के फेंक देगा। अच्छा एसेट निकाल के उसने क्या बुक किया हुआ है? ये है टेक्निकली लीज रिसीवेबल। अब वो कह रहा है मैंने अपना आज एसेट उसको दे दिया, अब मैं इससे पैसे मांगता हूं, जिसका नाम क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट इन। आपका सवाल होना चाहिए सर आपने इसको ट्रेड रिसीवेबल क्यों नहीं लिखा? भाई वो तो इन्वेंट्री की सेल पे होता है, वो किस पे होता है? और आपने उसको इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लिखा? भाई इन्वेस्टमेंट तो IFRS 9 है, ये कहां इन्वेस्टमेंट की हुई है? लीज में। पैसे कहां फंसाए हुए हैं? तो बैंक पता है क्या करता है? ये करता है, एसेट को निकाल देता है और रिसीवेबल बुक कर लेता है। पर रिसीवेबल किससे बुक करता है? लेसी से। उसका नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट इन। ये भी पैसे फंसे हुए हैं, अल्लाह की कसम पैसे फंसे हुए, पैसे फंसे हुए हैं ना, हाँ या नहीं? तो जो पैसे फंसे हुए हैं वो मेरा क्या है?
रिसीवेबल, पर उसको मैं ट्रेड रिसीवेबल क्यों नहीं कह रहा भाई? इन्वेंट्री नहीं है। IFRS 9 वाली इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कह रहा भाई? नॉर्मल इन्वेस्टमेंट नहीं है। कौन सी इन्वेस्टमेंट है? लीज की इन्वेस्टमेंट। इसका नाम क्या रखा? लीज रिसीवेबल, यानी उसका वैसे नाम है नेट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज। ये हो गया। अच्छा, कब होगा यह भी नहीं सिखाया, वो कंडीशंस अभी बताऊंगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। बेसिक फिनोमेना जो आप यहां पे देख रहे थे ना कि सर पीपी से निकल के IFRS 16 में चला जाएगा, वो ये कहानी है। इसके पास से एसेट चला गया तो लॉजिकल बात है उसके पास आ जाएगा। बात समझ आ रही है? चलें अब देखें, अब लेसी क्या करेगा? लेसी भाई जो हैं यहां पे देखें वो क्या एंट्री बनाएंगे। अच्छा, ये जो लीज लायबिलिटी है, क्या ये लीज पेएबल है? किसको पे करना है? तो लेसर ने कोई रिसीवेबल बुक किया है तो इसको पैसे देने हैं, उसको पैसे लेने हैं। अब अकाउंटिंग चलेगी तो एसेट किसके पास है? लेसी के पास है। उसी की किताबों में आ गया था ना। कौन सी लीज है? फाइनेंस लीज। होगा क्या पता है? आप देखें, जब तक आप बैंक की लीज नहीं खत्म करते एसेट आपके नाम पे नहीं आता। ऐसा है? जैसी लीज खत्म होगी आपके नाम पे आ जाएगा, तो ये एसेट ऑलरेडी आपकी किताबों में होगा, कहानी खत्म हो जाएगी। बात समझ आ रही है? तभी कौन सी लीज है? फाइनेंस लीज। अभी आते हैं कब होगा। सर पे मेच्योरिटी पर लीज राइट को क्रेडिट करके डेबिट एसेट कर देगा। क्या सही कह रहा है? ये बिल्कुल सही कह रहा है कि राइट खत्म करके असल एसेट मेरा हो जाएगा। दिस इज द एक्चुअल क्रक्स जो मैं सिखाना चाह रहा था। पहले बताओ बेसिक बात समझ आती है? ऑनलाइन वालों हाँ या ना में जवाब दो। बेसिक बात समझ आती है? बेसिक बात हमने क्लासिफिकेशन से शुरू किया, फाइनेंस लीज पे लाके रुके हैं, वहां से यहां तक की कहानी। प्लीज सारे बच्चों, आनंद कह रहे हैं, हसीब कह रहे हैं क्लियर, शहीद कह रहे हैं क्लियर, बाकी मर गए हो क्या? जल्दी लिखो। ओके, वेरी गुड। चलें, बेहतरीन। अब आगे 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 यहीं से कनेक्टिविटी बनानी है क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। समझ आ गया तो सीधे सीधे 20 नंबर है। इधर देखो खाली फोकस के साथ। मैंने कहा सर ये तो कहानी हो गई, आपने ये नहीं बताया कि फाइनेंस लीज में आऊंगा कब। अच्छा, क्या ऑपरेटिंग लीज में जाने के लिए सोचते हैं या बाय डिफॉल्ट होती ही है? बाय डिफॉल्ट तो दुआ करना ये वाली अकाउंटिंग को कहानी खत्म, लेट के करके आना पेपर। कैश डेबिट, इनकम क्रेडिट, कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, कहानी खत्म। पर वो इतना अच्छा नहीं है, वो आपको जानबूझ के कौन सी अकाउंटिंग पूछेगा। अच्छा, उसने फिर एक बार ऐसी हरकत की है, बच्चों को लगा कि फाइनेंस ली थी जबकि अकाउंटिंग कौन सी करनी थी, तो एक नंबर भी नहीं मिला था उनको फिर। तो वो कंडीशंस अभी मैं सिखाता हूँ तुम लोगों को, और मेरे हर सवाल में ये चैलेंज होगा कि दोनों में से सोच के चलना पड़ेगा। जब तक मैं दोनों अकाउंटिंग सिखा दूँ वरना तो फाइनेंस ही चलेगा। अच्छा भाई, तो अभी जगह शहीद कह रहे हैं सर ऑपरेटिंग में भी तो राइट जा रहा है ना, पर वो कंडीशंस अभी बताऊंगा तो खुद क्लियर हो जाएगा कि उसमें वो अकाउंटिंग क्यों हो रही है, इसमें ये अकाउंटिंग क्यों हो रही है। क्लियर है? कंडीशंस अभी बात कर लेते हैं। हम कार भी तो ऑपरेटिंग लीज पर दे सकते हैं ना। हाँ, अभी ईमान इसी पे आ रहा हूँ। अभी कंडीशंस बता दी तो क्या ये समझ आ जाएगा वहां पे ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे ये क्यों हो रहा है। कंडीशंस बताना अभी बाकी है। वापस से रिपीट करता हूँ ऑनलाइन वालों, आप सबसे ये बात समझ आ रही है, जब कंडीशंस बता दूंगा तो सारी कंफ्यूजन खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। पर एक बात क्यों नहीं याद रखते, ऑपरेटिंग लीज में एक की बुक से एसेट जाएगा नहीं, सिंपल सिंपल अकाउंटिंग होगी। फाइनेंस लीज में एक की बुक से एसेट चला जाएगा, और अभी मैंने एग्जांपल भी दी और मैं कंडीशंस बताने लगा हूं जिसके बिना पे मैं कंक्लूड करूंगा कि ऐसा हो क्यों हो रहा है। क्लियर है? चलें आगे। हमने कहा कंडीशंस में फाइनेंस लीज कंडीशंस, ये लिखते हैं अभी। अच्छा, तो फाइनेंस लीज की कंडीशंस के अंदर सबसे पहली कंडीशन नेसेसरी ट्रांसफर, यानी सौदा ऐसा हुआ है, लीज एग्रीमेंट ऐसा बना हुआ है कि एंड में एसेट आपका, आपकी वाली बात वो जो बताई थी ना उसने, वो चस्सी ने कंडीशन नहीं बताई थी। सही है? इधर सुने, कहने का मतलब ये है कि अगर एसेट कंपल्सरीली उसी का होना है तो स्टैंडर्ड ये कहता है इसके बेनिफिट्स आपकी किताबों में होने ही नहीं चाहिए। किसकी किताबों में? किसकी बुक से निकाल दो,
लेसर की बुक से निकाल दो, किसकी बुक्स में डाल दो। दैट्स वाई वी हैव डन कौन सी अकाउंटिंग, फाइनेंस लीज अकाउंटिंग। पहले बताओ ऑनलाइन वालों, एमन, मोहम्मद अली, हसीब, ये कहानी समझ आई? जल्दी बताओ, जल्दी से यार। बिल्कुल देखो लॉजिकल बात है ना। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ये होपफुली आपने अगर बचपन में किया हो, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, इन फॉर्म। असल में ये एसिड किसका है, लेसर का। इन सब्सटेंस सारे बेनिफिट्स कौन लेके जाएगा, लेसी। तो किसकी बुक से निकाल दो, किसकी बुक्स में डाल दो, कहानी खत्म। पहली कंडीशन जी, ये दो, ये पहले दिन की एंट्री है, ये पहले दिन की एंट्री है। बात समझ आ रही है? पहले दिन पे वो कह रहा है ये करो, क्योंकि इसके तमाम इकोनॉमिक बेनिफिट्स कौन लेके जाएगा। तो ये एसिड होना किसकी बुक्स में चाहिए, तो किसकी बुक्स से निकाल दिया, किसकी बुक्स में फेंक दिया। बस यही बात है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, इन फॉर्म ये एसिड किसका है, लेसर का। पर इन सब्सटेंस सारे बेनिफिट्स तो या उसी की बुक्स में दिखाओ, बिला वजह यहां पे दिखा रहे हो, उसी की बुक्स में होना चाहिए। तभी तो वो कह रहा है कौन सी लीज बना दो। बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है, ऑपरेटिंग होती है, वो तो हम भी डिनाई नहीं कर रहे। पर वो कह रहा है अगर कुछ कंडीशंस पूरी हो गई, जिसमें से एक है नेसेसरी कंपलसरी ट्रांसफर, तो वो आज ही कहता है भाई आपका एसिड नहीं है, उसकी बुक्स में फेंक दो। तो क्या इसमें लेसर को कोई नुकसान है, या वो पूरे पैसे ले लेगा, सिर्फ वो पैसे जो लगाए हैं सूद के साथ। अभी अकाउंटिंग सीखते हैं, अभी अकाउंटिंग सीखते हैं वो कैसे होगा। पर अभी तो हमने फिनोमेना सीखा ऑपरेटिंग लीज में कब होंगे, ऑपरेटिंग लीज में कब होंगे, बाय डिफॉल्ट। फाइनेंस लीज में कब जाएंगे, जब कंडीशंस भी, पहली कंडीशन नेसेसरी ट्रांसफर। पहले बताओ बात क्लियर है? चलें जी, ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ बात क्लियर है जल्दी, तो आगे चलें। बेसिक बात की हमने फाइनेंस लीज की, चलें वेरी गुड आगे। फिर हमने कहा दूसरा, बार्गेन परचेज ऑप्शन। प्लीज फोकस होकर सुनना, ये बात बड़ी अहम है। बार्गेन परचेज ऑप्शन, मैं ये कहूं, आपको पता होता है ना कि डे 1 के ऊपर आपकी एक फ्यूचर असेसमेंट होती है। कि इस एसिड की रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी, नहीं पता होती। असेसमेंट होती है, अंदाजा होता है। अच्छा, अज्यूमिंग कि अंदाजा था कि रेजिडुअल वैल्यू होगी कोई 1,20,000। लेसर ने कहा लेसी को कि हम आपको बार्गेन परचेज ऑप्शन देते हैं, आप चाहें तो हमसे 40,000 में खरीद लेना। तो आप मुझे एक बात समझाते हैं, क्या ये एक्सरसाइज करेगा? क्यों करेगा, क्यों? उसको फायदा है। जब आप खुद कह रहे हैं एक्सरसाइज करेगा, तो ये जिंदगी भर किसका रह जाएगा, किसकी बुक से निकालेंगे, किसकी बुक्स में फेंकेंगे, वही बात है। वो कह रहा है इफ देयर इज अ, मैं वहां की अंग्रेजी स्पेशली रिपीट करता हूं, इफ देयर इज अ बार्गेन परचेज ऑप्शन and if lessee is reasonably certain to exercise the option, मुश्किल हो गया ना, स्लो लिखते थोड़ा सा। if there is a bargain purchase option, if there is a bargain purchase option and lessee is reasonably lessee is reasonably certain to exercise the option, यानी आपको आज पता है कि वो एक्सरसाइज करेगा ही करेगा, वो रीजनेबली सर्टेन है। तो आपको आज ये कंक्लूड करना है कि जिंदगी भर इस एसिड के बेनिफिट कौन लेके जाएगा। तो किसकी बुक्स में फायदा नहीं होगा, तो लेसर की बुक से निकाल के वहां फेंक दो, तो लेसर को नुकसान है नहीं, वो पैसे रिकवर कर रहा है उससे। पहले बताओ बात समझ आ रही है, क्लैरिटी है? तो अगेन वो कहता क्या है, पहले तो दो कंडीशंस पे फोकस करो।
सर बार्गेन परचेज ऑप्शन ऑपरेटिंग लीज में भी तो हो सकता है ना? नहीं, अगर बार्गेन परचेज ऑप्शन ऑपरेटिंग लीज में हुआ तो वो तभी तो फाइनेंस लीज में आ रहा है। देखो सवाल, देखो बात से बात निकालते हैं, 1 मिनट जानी, फोकस करना है जानी, बात सुन, देखो ये इंपॉर्टेंट बात, यही तो मजा आएगा। वो कह रही है बार्गेन परचेज ऑप्शन ऑपरेटिंग लीज में भी हो सकता है ना, मैं कह रहा हूं होती ही ऑपरेटिंग लीज है, अगर ये ऑप्शन आ जाए तो फाइनेंस बन जाती है। मानते हो ना? अभी सिखाया ना, बाय डिफॉल्ट कौन सी लीज होती है? तो वो कह भी तो ये नहीं है कि सर ऑपरेटिंग लीज में भी तो ऑप्शन हो सकता है। मैं तो कहता हूं बाय डिफॉल्ट होती ही क्या है, अगर ये मुसीबत आ जाए तो ही तो फाइनेंस बनती है। तो यही तो लिखा है, क्लियर है? तो कितनी चीजें हो गई? 2, बताओ जी, पूछो। सर अगर ये वाला एस्टिमेट चेंज होकर रेजिडेंट वैल्यू वाला जो 30,000 हो जाए, ठीक है, फिर तो ऑप्शन नहीं लेगा ना। क्या हो जाए? ये वाला जो एस्टिमेट है रेजिडेंट वैल्यू वाला, अच्छा, ये एस्टिमेट आप कब कर रही हैं? हाँ फर्स्ट डे, तो फ्यूचर में लेसी ही मर गया है, लेसर का इंतकाल हो जाए तो वो तो रीअसेसमेंट है ना। हम लीज की अकाउंटिंग कब कर रहे हैं बेटा? फर्स्ट डे, तो डिसाइड कब कर रहे हैं? फर्स्ट डे तो सिर्फ आज आगे जाके जो भी चेंज होगा वो चेंज इन एस्टिमेट है, रेट्रोस्पेक्टिव जाएगा या प्रोस्पेक्टिव जाएगा? तो अकाउंटिंग चेंज हो जाएगी। लेकिन ये कंडीशन तो फिर बीट नहीं हो पाएगी ना, अगर वो तो मैं वही कह रहा हूँ ना जानी, हम अभी अकाउंटिंग कब सीख रहे हैं? फर्स्ट डे भी सीख रहे हैं, लेकिन आगे जाके अगर चेंज हो गई हाँ ठीक है, तो तब के तब देखेंगे। ये सारी क्लासिफिकेशन ऑपरेटिंग की, फाइनेंस की कब आती है? पहले दिन पे, व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द लीज एग्रीमेंट। वंस यू हैव एंटर्ड इनटू द लीज एग्रीमेंट, आपने वहीं डिसाइड करना है कि ऑपरेटिंग करूं या बाय डिफॉल्ट कौन सी करनी है। अगर उसमें ये मस्ती है फाइनेंस, सब्जेक्ट टू के आपको पता हो कि वो एक्सरसाइज करेगा तो वैसे ही ऑपरेटिंग लीज है। अच्छा, आपने बोला कि रेजिडुअल वैल्यू 1.20 है, आपने उसको बोला चाहे तो 2 लाख रुपए में खरीद लियो मुझसे, उसने बोला निकल मैं मार्केट से खरीद लूंगा नया, तो कौन सी लीज रहेगी? बात समझ आई? ये भी नहीं समझ आई? क्या नहीं समझ आया इसमें? सर फिर ये वाली जो कंडीशन है सेकंड वाली, ये तो बीट ही नहीं हो पाएगी ना। सेकंड वाली नहीं, सेकंड वाली भी हो सकती है, पहली वाली भी हो सकती है, दोनों में से कोई एक, कोई सी भी हो जाए तो कोई सी भी। और है, हाँ देखा, सही कह रही है ना, वो क्या है? और है, एंड नहीं है, और है, या तो वो या तो ये। क्लियर है? अच्छा, अगर लेसर हमें बार्गेन परचेज ऑप्शन दे तो फाइनेंस लीज है, गलत, फिर हट कर रही है भाई। बात सुनो, और लिखते हैं, सॉरी हम और लिख देते हैं, सही है, इसको हाईलाइट भी कर देते हैं। और या तो ये या तो ये, सही है। अच्छा, अब यहां पे मोहम्मद अली कह रहे हैं अगर लेसर हमें बार्गेन परचेज ऑप्शन दे तो फाइनेंस लीज, गलत कह रहे हैं ना। बार्गेन परचेज ऑप्शन का होने से फाइनेंस लीज है या उसके रीजनेबली सर्टेन पे? और तुम नजूमी हो, तुम्हें पता है वो एक्सरसाइज करेगा, असेसमेंट होगी ना। वो कह रहा है यार रेजिडुअल वैल्यू वो देखो, बार्गेन परचेज ऑप्शन कम का दिया हुआ है, तो वो एक्सरसाइज करेगा ही करेगा। अच्छा, अब एक और चीज सीखते हैं इसमें, एक और एग्जांपल। एक बंदा है जो ऑब्वियसली लीज पे एसेट लेके बैठा हुआ है, अब उसने अपने पूरे उस एसेट के जनरेटर की एग्जांपल लेते हैं, तो उसने पूरे कनेक्शंस लगाए हुए ना हर रूम के, सारी चीज़ें। तो बाज़ औक़ात ये भी बोल सकता है वो तुम्हें एग्जाम, अच्छा ये तो मैं तुम्हें फिर हाई लेवल एग्जांपल्स देता हूँ। एग्जामिनर से बोलता है कि बार्गेन परचेज ऑप्शन है, रीजनेबली एक्सरसाइज करेगा, इससे आगे नहीं जाता वो। फिर एग्जाम्पल के लिए, फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, ऐसा भी होता है कि आप जब अकाउंटिंग कर रहे होंगे ऑल टुगेदर, तो आपको पता लगेगा यार रियल लाइफ में कि उसने, सामने वाले लेसी ने ना, उसको अपने ऑपरेशंस में ऐसे इंटीग्रेट किया है कि उसके लिए रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल है। तो इस केस में भी अगर बार्गेन परचेज ऑप्शन दोगे ना, वो एक्सरसाइज करेगा। क्यों? तो वो फिर चेंज करे सारी चीजें। हाँ, अगर आज आपको पता है कि उसके लिए हैसल नहीं है तो फिर ऑपरेटिंग लीज में ही दो। तो ये भी एक तरीका है। इसी से एक एग्जाम्पल निकलती है, इसी से एक एग्जाम्पल निकलती है, बड़ा फोकस होकर देखिएगा। Asset is of specialized nature। अच्छा, एसेट इतना स्पेशलाइज्ड नेचर का है कि वो किसी और के काम का नहीं है। तो आप मुझे बताएं, ये एसेट के, अच्छा किसी और के काम का नहीं है, तो ये भी तो सोचो ना, लेसर किसी और को भी नहीं दे सकता।
तो पूरी जिंदगी जो बेनिफिट लेगा, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है लेसर को नुकसान होगा। लेसर अपनी रिकवरी पूरी करेगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ, पर वो अपनी बुक से निकाल के बोलेगा भाई तू रिकॉर्ड कर ले, क्योंकि इससे मेरे इकोनॉमिक बेनिफिट्स यही है कि मैं तुझसे कमा रहा हूं। बात समझ आ रही है? पर एसेट कौन से नेचर का होना चाहिए? अच्छा, बाय डिफॉल्ट वो भी इसमें ही आ रहा था ऑपरेटिंग में, पर मुसीबत ये है कि अगर इसमें से कोई एक कंडीशन मीट हो गई तो वो कौन सी लीज बन जाएगी? फाइनेंस लीज बन जाएगी। पहले बताओ, बात समझ आती है? पक्की बात है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि एसेट इज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर में मैंने ओनरशिप उसको दे दी? नहीं, वो जब लीज खत्म करेगा उसके बाद या तो ओनरशिप नहीं भी जाएगी, एसेट मेरे पास वापस आ जाएगा। बात समझ आ रही है? एसेट जब, लॉजिकल बात है ना यार, ओनरशिप उसकी नहीं है, ओनरशिप तो पहले वाले केस में थी और दूसरे वाले केस में थी। बात समझ आ रही है? ओनरशिप कितने केसेस में थी? पहले वाले में और तीसरे वाले में तो उसकी ओनरशिप नहीं है। हम तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब्सटेंस ओवर फॉर्म इन सब्सटेंस, सारे बेनिफिट्स कौन लेके जाएगा? तो उसकी किताबों में इसका यूजेज आना चाहिए, ना कि मेरी किताबों में सिर्फ उसके रिलेटेड कमाई आनी चाहिए। तो वो आ रही होगी ना, मैंने अपनी बुक से एसेट को क्या किया? निकाल के फेंक दिया। तो अब सवाल ये आता है कि आगे जाके जब वो लीज खत्म करना चाहेगा, बोलेगा बस यार खत्म हो गई है, आपके पास एसेट वापस आएगा, स्क्रैप में बेच दोगे? नहीं, फायदा हुआ ना, आपने तो पूरी रिकवरी कर ली। अगर आज मैंने 50 लाख रुपए का एसेट खरीदा और उससे मैंने 10-15 साल चलवा के 70-80 लाख रुपए कमा लिए, तो 30 लाख रुपए ओवर एंड अबव कमा चुका हूं ना। अब एसेट किसी और के काम का ही नहीं है, तो मैं स्क्रैप में बेचूंगा, उसका लोहा वगैरह जो भी बिक जाएगा, वो इनकम हो जाएगी। दिस इज हाउ मार्केट रन्स। ये कह रहा हूं, बात समझ आती है? दोनों में फर्क समझ आता है? इसका हरगिज़ मतलब नहीं है एसेट उसका हो गया है। हाँ, अगर वो आखिर में आपको बोले कि यार मैं एसेट खरीदना चाहता हूं, तो आप तो बोलेगे माशाल्लाह ये तो वैसे ही आपके पास था, तो आप मुझे पैसे दे दे, वो मेरी अदर इनकम हो जाएगी, लीज खत्म हो जाएगी और बाकी पैसे मेरी अदर इनकम हो जाएगी। तो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू थिंक अबाउट इट। कोई भी सिचुएशन बना दो, उसका आंसर है। क्लैरिटी है? पक्की बात है? चलें जी। सर, इसका ये एग्जाम्पल हो सकता है कि लेसर जो प्लांट दे रहा है लेसी को, वो और कहीं लीज आउट नहीं हो सकता, तो वो उसी लेसी को ही देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या हेमन सही कह रही हैं कि सर जो हम प्लांट उसको स्पेशली बना के दे रहे हैं वो टेलर मेड टू देयर ऑपरेशंस है, वो किसी और के काम का, और काम का बनाने के लिए भी इतनी खतरनाक मॉडिफिकेशन है कि डबल खर्चा हो जाएगा। तो क्या वो स्पेशलाइज्ड नेचर की डेफिनेशन में आता है? बिल्कुल आता है। तो वो कह रहा है आज तो तुम्हें पता है कि इसके सारे बेनिफिट्स कौन लेके जाएगा, तो उसी की बुक्स में दिखाना चाहिए एसेट। इसका मतलब ये है कि लेसर को नुकसान हो रहा है, नहीं, वो अपनी रिकवरी करता रहेगा। और कब तक रिकवरी करेगा? जब तक लीज खत्म नहीं हो जाती। बात क्लियर है? आगे जाके जो भी वो आपको एसेट वापस दे दे, स्क्रैप में बेच देना। मॉडिफिकेशन चलो एक एक करके सिखाता हूं तुम्हें। तुमने मॉडिफिकेशन की एसेट के ऊपर और फिर किसी को लीज पे दे दिया, तो जितनी भी मॉडिफिकेशन करोगे IAS 16 में कैपिटलाइज होगी। नहीं यही बात समझ? देखो आपने फिर क्या किया, एसेट वापस आया, IAS 16 में आया ना, आप फिर उसमें अखराजात करोगे, दूसरे के लिए टेलर करोगे, तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हो गई। उसको प्रेजेंट लोकेशन और इंटेंडेड कंडीशन में लाने के लिए जितनी भी कॉस्ट लगाओगे क्या होती रहेगी? फिर कहानी शुरू हो जाएगी लीज की, फिर दे दो किसी और को लीज पे। तो ये ऐसे चलता है मामला। अब जैसे इन्होंने एक सवाल पूछा था मुझसे, मुझे याद आ गया, मिस हो गया था मुझसे। इन्होंने कहा सर कार अगर लीज पे देते हैं वो भी तो ऑपरेटिंग लीज हो सकती है। हाँ, तो अगर आप रेंट कार का बिजनेस जिसका है वो कौन सी लीज की अकाउंटिंग करता है? क्यों ऑपरेटिंग क्यों करता है? वापस आ जाती है सर, एक का एक्सपेंस एक की इनकम, एक का एक्सपेंस एक की इनकम। तो पहले बताओ दोनों लीजेस में फर्क समझ आता है? मतलब दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट। बाय डिफॉल्ट होती ही ऑपरेटिंग है, पर अगर वो कार वाला कहे भाई किराया पे करता है, गाड़ी दे दी, तो कौन सी लीज? फाइनेंस लीज। बात समझ आती है? तो ये दोनों में फर्क है। आई थिंक किसने पूछा था मुझसे, ईमान ईमन आपने किसी ने से पूछा था ना ये? हाँ जी, जल्दी बताएं। आप में से ही किसी ने पूछा था ना मुझसे? ईमान, बात क्लियर है? ये वाली बात क्लियर है? ओके, अच्छा अब होल्ड ऑन एक मिनट। सारे बच्चों, ऑनलाइन वालों, एहतसाम, निदा और XYZ जितने भी बच्चे, मोहम्मद अली, सुभाना, शहीद, सारे बच्चों प्लीज बताओ क्लियर है? तो आगे चलें।
आनंद क्लियर है? अमान चलें, बेहतरीन है यार, यहाँ तक अलाइंड हो। अब दो सवाल आ गए जी। पहला अच्छा मैं इनको भी बता देता हूँ भाई, मेरी एग्जांपल में 1,20,000 है रेजिडुअल वैल्यू और बार्गेन परचेज ऑप्शन है 40। सही है, नहीं लेसर लॉस नहीं कर, अभी आगे अकाउंटिंग सिखाऊंगा ना, लेसर लॉस नहीं कर रहा, बाकी वो रेंटल में रिकवर कर लेगा, नुकसान नहीं करेगा, टू बी ड्राम है। सही है, बाकी रेंटल में डाल देगा जी। फाइनेंस लीज में नहीं, मैंने लाजमी नहीं कहा, नहीं पहले दो केसेस में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, तीसरे वाले में नहीं होगी। तो तीसरे वाले में एसेट वापस आएगा, तो अगर एसेट वापस भी आ जाएगा ना तब भी मैं कहूंगा है तो वो फाइनेंस लीज। रीजन क्योंकि बाय डिफॉल्ट आज तुम्हें पता है उसके जो एसेट जिस नस्ल का बनाया गया उसका बेनिफिट कोई और ले ही नहीं सकता। तो इसको अगर तुम अपनी बुक्स में रख के डेप्रिशिएट करोगे तो ऐसा लगेगा तुम बेनिफिट ले रहे हो, जबकि तुम्हारा बेनिफिट है ही नहीं, तुम सिर्फ उससे कमा रहे हो, तो वो कमाई की अकाउंटिंग करो जी। डेफिनेशन में नहीं लिखा मतलब? नहीं अच्छा देखो वो सवाल देखें, वो बोल रहे हैं कि सर लीज की डेफिनेशन में क्यों नहीं लिखा कि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी? वो तो अभी भी कह रहा है, देखो ये स्टैंडर्ड किस लिए बना है? राइट टू यूज अकाउंटिंग के लिए ना, ऐसा ही है ना। तो हम भी तो राइट की अकाउंटिंग कर रहे हैं जब तक लीज खत्म नहीं हो जाती, और लीज खत्म हो जाएगी तो मेरे पास मेरा रिसीवेबल खत्म हो जाएगा, उसका पेबल खत्म हो जाएगा, एसेट उसका हो जाएगा। तो क्या तुम ये कह रहे हो कि 5 सालों में हमने लीज नहीं किया? नहीं वैसे सवाल मेरा ये है, इनका सवाल क्या था वापस सुने, मैं समझ गया इनका सवाल। इन्होंने कहा कि सर लीज की डेफिनेशन में ओनरशिप की बात क्यों नहीं लिखी हुई? अब अगर ओनरशिप की बात होती ना जानी तो ये पहले दिन पे सेल हो जाती, पहले दिन पे क्या हो जाती? इस मेरी एग्जांपल में जो मैं तुम्हें लीज सिखा रहा हूं, क्या पहले दिन पे सेल हुई है, या यूं कहूं आखिरी दिन पे सेल हुई है? हो क्या रहा है? ये जब तक टाइटल उसके पास ट्रांसफर नहीं होगा, जब तक वो मेरी लीज पेमेंट्स पूरी, अगर बीच में वो ब्रीच करेगा ना, मैं अपना एसेट उठा के वापस ले आऊंगा। प्रिंसिपल की हाँ नहीं, अकाउंटिंग तो सीखी नहीं है ना, अकाउंटिंग तो जानिए अभी सीखी नहीं है कि प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, वो ये देखो, वो ये रहा, रेट भी दिया हुआ है, डाउन पेमेंट भी दी हुई है, सब दिया हुआ है, ये तो बहुत आगे है। अकाउंटिंग तो सीखते हैं, सिंपल उसूल रखो ना, 30 लाख रुपए की चीज लेके आए हो, उसको तुमने रेंटल बना के दे दिया, रेंटल के अंदर सूद भी होगा, तो सूद के साथ तुम 39 लाख कमाओगे, पर वो कैसे कमाओगे, अकाउंटिंग कैसे होगी, मैंने तो उसकी बात भी नहीं की। इस टेंशन में नहीं होगी अकाउंटिंग क्या होगी, वो भी सीखेंगे। अभी तो हम ये सीख रहे हैं कि ऑपरेटिंग है या फाइनेंस है। आपका एज फार एज योर क्वेश्चन इज कंसर्न, जो मैं समझ गया कि भाई लीज की डेफिनेशन में क्यों नहीं लिखा हुआ ओनरशिप, तो भाई अगर ओनरशिप होती तो IFRS 15 में ले जाता, वो है ना 5 स्टेप्स कि आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल कर दी, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। यहां पे ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है या आखिर में होगी? तभी लिखा हुआ है नेसेसरी ट्रांसफर, आखिर में, नॉट आज। वो कब होगा? जब वो सारे पैसे पूरे कर लेगा तब होगा। तो उसके बीच में क्या है? लीज है, हम उसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं। और फिर वो ये कह रहा है कि उसकी अकाउंटिंग में भी फर्क रखो, ऑपरेटिंग है या, अब एक एक करके सुनते हैं, प्लीज सुनना, अब एक एक करके सुनते हैं। मुझे एक बात बताओ, आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लीज पे देते हो, रेंट पे देते हो, आप वो कभी भी, मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसी कंपनी नहीं देखी जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डी रिकॉग्नाइज कर दे। वैसे एक मजे की बात बताऊं, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो ना कि आखिर में उसके नाम पे हो जाएगी, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी डी रिकॉग्नाइज हो जाएगी, और वो भी NIFL में आ जाएगी, क्योंकि वो IAS 40 के जुमरे से चली जाएगी। पर लीज लाइकली होता है, बहुत लीज लाइकली, क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यूज कितनी ह्यूज होती हैं, तो उसमें ये वाली चीज फिट नहीं बैठती। हाँ अगर बैठ जाती है तो कर लो, कौन सी अकाउंटिंग? लीज की। उस केस में भी वो भी IAS 16 में तो नहीं है ना, IAS 40 में, तो IAS 40 से निकल के किस में आ जाएगी? IFRS 16 में, पर सब्जेक्ट टू कंडीशन पूरी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि मैंने बिल्डिंग उसके नाम पे कर दी है, या आखिर में होगी? पहले किराया पूरा करेगा। बनाऊंगा ऐसे चीज को कि मेरी अगर फॉर एग्जांपल 1 बिलियन की भी प्रॉपर्टी हो ना, तो 1 बिलियन पे सूद लगाऊंगा पहले, फिर उसका रेंट बनाऊंगा, बोलूंगा ये मुझे 50 सालों में आपने पे करना है, और 50 सालों बाद बिल्डिंग आपकी।
बात समझ आती है? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसका आगे मतलब ये नहीं है कि डेफिनेशन में डाल दूंगा, अभी डेफिनेशन में डाल दूंगा तो 15 और 16 में कोई फर्क ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो भी सेल है, ये भी सेल बन जाती है। यहां पे सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ आखिर में हो रहा है राइट है, सिर्फ राइट ट्रांसफर हो रहा है, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा अगेंस्ट किराया। और फिर उसने एक अच्छी बात कह दी उसमें, उसने बोला देखो बाय डिफॉल्ट तो एक का एक्सपेंस है, दूसरे की इनकम है, नॉर्मल अकाउंटिंग चलाते रहो। ये फाइनेंस लीज के चक्कर में कब आना, जब ये कंडीशंस मीट हो जाएं। और कंडीशंस में भी क्या, सब्सटेंस ओवर फॉर्म इन सब्सटेंस। जब मेजॉरिटी बेनिफिट्स, ये तमाम बेनिफिट्स कौन लेके जाएगा, तो उसकी बुक्स में एसेट होना चाहिए। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि लेसर को नुकसान है, लेसर को 1 रुपये का नुकसान नहीं है। लेसर सिंपल क्या कर रहा है, अपने एसेट को हटा के डेप्रिसिएशन अपनी बुक्स में बुक नहीं कर रहा। वो कह रहा है डेप्रिसिएशन कौन बुक करे, लेसी, मुझे मेरे पैसे मिल जाए वो भी सूद के साथ, कहानी खत्म। अब पूछें, क्लियर? हाँ हाँ देखो, ये तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं जाएगा तो हम कैसे, मैंने क्या कहा था, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। अगर मैं कयामत तक उसको दे दूंगा, वो बोलेगा मैं तो मजे कर रहा हूँ, कोई मसला ही नहीं है। लीज क्या ओपन एंडेड होती है या टाइम बाउंड होती है? तो टाइम बाउंड ही तो अकाउंटिंग करते हैं ना जानी। अब खुद देखो ना, कहीं रहने जा रहे हो तो वो बोले जब तक रहना रह ले, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वो आपको लिख के देगा कि ये सारी चीज़ें, कार आपको लीज पे चाहिए। फॉर एग्जांपल आज आप रेंट अ कार करने जाएं, क्या वो आपको ये बोलेगा जानी घुमा, जब तक घुमाता घुमा, जब दिल चाहे वापस दे दियो? ऐसा तो नहीं है ना। अगर फॉर एग्जांपल, अच्छा एक रेंट अ कार वाले से आपने अरेंजमेंट की, सोच के चलो प्रैक्टिकल लाइफ से भी लिंक करते हैं। आपने देखा होगा नीचे आर्थर लॉरेंस का ऑफिस है, यहाँ पे वैन्स में लोग आते हैं, हाँ या नहीं, वैन्स में आते हैं ना। तो अब सुनो, सामने वाली कंपनी जो ये वैन सर्विसेज ऑनलाइन, मतलब तुम भी बताओगे ये तुम लोगों के लिए मेहनत की क्लासिफिकेशन के लिए। वो आजकल ICAW में सवाल ऐसे आते हैं, पूरे सिनेरियो देता है, बताओ ऑपरेटिंग लीज है फाइनेंस लीज है। मैं भी तुम्हें प्रूव करता हूँ कि तुम सही बताओगे मुझे। सुनना, वैन वाली कंपनी है जो कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देती है। वो क्या करती है, लोगों को उठाती है, यहाँ पे फेंकती है, लोगों को उठाती है, यहाँ पे फेंकती है, यहाँ से घर पे जाके छोड़ के आती है। हमारा उससे अरेंजमेंट हुआ हुआ है, हम आपको महाना इतने पैसे देंगे, हम महाना आपको। मेरा आपसे सवाल है, क्या ये ऑपरेटिंग लीज है फाइनेंस है? ऑपरेटिंग तो लीज नहीं है, लीज है, लीज है, उससे एग्रीमेंट हुआ हुआ है कि भाई मैंने रेंट पे आपसे ये ली हुई है, तो फाइनेंस क्यों नहीं है? सर ओनरशिप नहीं आ रही और बार्गेन परचेज ऑप्शन नहीं है, स्पेशलाइज नेचर का नहीं है। ऐसी कौन सी शुरू की है जो स्पेशलाइज नेचर की है भाई, जिसमें हमारे लोग बैठ के आ सकते हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। तीनों चीज़ें दिखती हैं नहीं, तो क्या है, तुम किराया नहीं दोगे तो एक्सपेंस नहीं बुक करोगे, वो इनकम नहीं बुक करेगा। उसने अपनी बुक से पीपी को निकाला, क्यों नहीं निकाला? तो ऑपरेटिंग पे बात समझ आई। अब एक और चीज़ सुनो, अगर वो ये कह दे कि भाई ये तुम्हें हम सर्विस दे दें, 5 साल बाद ये वैन तुम्हारी, आप फाइनेंस लीज, तो वो पीपी रखेगा, निकाल देगा, पर अपने एसेट की रिकवरी नहीं करेगा, वो पूरी करेगा। तो हम एसेट ले आएंगे अपने पास, ले आएंगे। अच्छा पेबल रिकॉर्ड करेंगे, हाँ ये रहा पेबल रिकॉर्ड करेंगे। राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट और लीज लायबिलिटी, ये लीज लायबिलिटी वो किराया है जो वो मुझसे 5 सालों में रिकवर करेगा अपनी कमाई के साथ। मैं खत्म करूंगा, मेरे पास राइट खत्म हो जाएगा, मेरा असल एसेट बन जाएगा। क्लैरिटी है, बेसिक फर्स्ट समझ आता है। इसमें किसी का नुकसान नहीं है, सिर्फ अकाउंटिंग फ्लक्चुएशन है। या तो इधर तो उस केस में भी पैसे देने, इस केस में भी पैसे देने, पर अकाउंटिंग में क्या है फर्क है, सिंपल। अभी अकाउंटिंग सीखी नहीं है ऑल टुगेदर, पर मैं एक हाई लेवल व्यू दे रहा हूँ। दोनों में फर्क समझ आता है भाई, पक्की बात है ऑनलाइन वालों? हाँ बिल्कुल ऐसा है सर। फाइनेंशियल लीज के रेंटल पे करने के बाद एसेट हमारा, ये तो फिर इंस्टॉलमेंट हो गई। नहीं यार जानी, बातें नहीं बाबू, प्लीज़ 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 प्लीज़, बातें नहीं। ईमान कह रही है सर, फाइनेंशियल लीज के रेंटल्स पे करने के बाद ये एसेट हमारा है तो फिर इंस्टॉलमेंट हो गई। तो देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप सिंपल लाइफ से क्यों नहीं लिंक करते हो? अगर मैं भी आज एक बैंक से कार खरीदने जाऊँगा, मैं उसको इंस्टॉलमेंट पे करूँगा और वो इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद वो चीज़ मेरी हो जाएगी। तो मैं जो उसकी अकाउंटिंग करूँगा, आज मैं अपनी बुक्स में एसेट बुक कर लूँगा या राइट बुक करूँगा, और वो अपनी किताबों में एसेट दिखाएगा या हटा देगा?
हटा देगा, एसेट को हटा देगा, क्योंकि उसके लिए कौन सी लीज है, फाइनेंस लीज है। वो पता है क्या करेगा, नेट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज को डेबिट कर लेगा। वो बोलेगा मुझे आकाश से पैसे देने, आकाश बोलेगा मुझे उसको पैसे देने। तो क्या जो मैं उसको पैसे दूंगा, क्या उसको सिर्फ वो पैसे दूंगा जो उसने लगाए थे, या ऊपर भी दूंगा? अब वो इंटरेस्ट कैसे चार्ज होगा वो तो भी सीखा ही नहीं है। वो तो सिर्फ एक चीज सिखाई बताई मैंने कि भाई वो इंटरेस्ट के साथ दिया जाएगा, तो लॉजिक भी बनती है, क्योंकि बैंक कोई मतलब कोई एनजीओ तो नहीं खोल के बेटा आपको खरीद के देगा, चला वो खरीदेगा, उस पर सूद चार्ज करेगा और आपको एक रेंटल बना के देगा, जो भी हम सीखेंगे रेंटल निकालना, पर वो आगे की कहानी है जी। नहीं, डे वन पे एसेट होता है मेरा ही है लेसर का, फिर लेसर बोलता है नहीं, तब हम रिकॉग्नाइज करते हैं मतलब नहीं, एट दी एंड नहीं, डिसाइड कब करना है लीज का, फाइनेंस है तो डे वन से रिकॉग्नाइज करते हैं। हाँ। ठीक है सर, जो सेकंड आपने पढ़ा है बाइंग परचेस ऑप्शन, इफ अ लेसर इज ऑफरिंग दैट ऑप्शन, सही है, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अ लेसी टू अवेल दैट ऑप्शन। बिल्कुल। अगर स्टार्ट में लेसर बोलता है कि हम आपको इतने पैसों पे आपको सेल कर देंगे, सही है, ठीक है, और बाय द एंड ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट अगर लेसी को वो ऑप्शन अवेल नहीं करना, सही है, तो फिर हम अपनी अभी उसका मैं बता देता हूँ आपको। भाई इनका सवाल ये था कि सर शुरू में हमने असेस किया, ऑनलाइन वालों प्लीज़ सुनिएगा, आप भी सुनना क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उन्होंने कहा कि सर देखें हमने शुरू में डिसाइड कर लिया फाइनेंस लीज है बेस्ड ऑन द फैक्ट कि वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा। ऑनलाइन वालों यहाँ तक बात समझ आती है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ सारे बच्चों, क्लियर है? सवाल ये है कि आखिर हमने अभी डिसाइड किया कि वो बंदा जो एक्सरसाइज करेगा वो मैं रीजनेबली सर्टेन है कि एक्सरसाइज करेगा, सही है। आगे जाके ये कह रही है उसका मूड बदल जाए, या तो उसने बताया ही नहीं था आपको, उसने चेंज कर दिया मूड, क्लियर है। अच्छा, जो भी आपका अमाउंट बचा हुआ होगा, पर ये आपको पता कब लगेगा? बाय द एंड ऑफ लीज। अब आप उसको बोल रहे हो यार पैसे दे, उसने बोला भाई क्या लाजमी था या ऑप्शन था, तो आपने जो भी रिसीवेबल बुक किया था राइट ऑफ हो जाएगा, तो फिर वो ऑपरेटिंग लीज हो जाए। लीज ही खत्म हो जाएगी, ऑपरेटिंग क्या होगा मतलब? नहीं नहीं नहीं, बात समझे ना। देखें इन्होंने बोला भाई क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन फिर से बोलता हूँ, क्वेश्चन ये था कि शुरू में आपने फाइनेंस लीज कर ली और अकाउंटिंग खत्म हो गई, सारे रेंटल्स पे हो गए, सारे रेंटल्स, ये बात याद रखना, सारे रेंटल पे आप कहाँ पहुंचे हुए हैं? आखिर में सौदा होना है कि या तो ये बचे कुछ पैसे मिलेंगे, क्योंकि बाकी तो रिकवरी हो चुकी होगी। कितने बचे होंगे हमारी एग्जाम्पल में? 40 बचे होंगे। मैं उसको बोल रहा हूँ लेसी भाई 40, पहले बताओ बात समझ आ रही है? फाइनेंस लीज है, सारे पैसे वो दे चुका होगा, कौन दे चुका होगा? लेसी। आखिर में उसने बोला भाई जाओ नहीं लेता, तो आप कह रही हैं कि यार प्लीज यार मैंने सोचा था फाइनेंस लीज है मेरी, उसने बोला तेरी फाइनेंस लीज से मैं क्या करूं, मेरे पास ऑप्शन था, मूड बदल गया, चेंज इन एस्टीमेट, तो आप पूछ रही हैं उसको अब मैं क्या करूं, मुझे बताओ एंट्री क्या करूं, तो वो आपको बोलेगा भाई राइट ऑफ कर ले यार, क्योंकि अब तेरे को पैसे, फाइनेंस लीज कंसिडर करना या ना करना आपके हाथ में ही नहीं है, लीज खत्म, आप उसको कुछ भी नहीं करेंगे ना, अब तो खत्म। देखो मुझे एक बात बताओ, क्या ये एरर था या एस्टीमेट है? एस्टीमेट रेट्रोस्पेक्टिव जाता है या प्रोस्पेक्टिव? तो वो तो एंड पे उसको पता लगाना या दिल नहीं होता जाओ नहीं खरीदा मैं, तो ऐसे तो 1000 बार होता है। अब आप उससे कितने पैसे मांग रहे हैं? 40, क्योंकि आपने रिसीवेबल बाकी तो रिकवरी कर चुके हो आप सूद के साथ। अब आप बोले 40 दे, वो बोल रहा भाई मैं नहीं ले रहा, मेरे पास ऑप्शन था, मैं नहीं कर रहा एक्सरसाइज, तो बोलेगा निकलो यहाँ से, तो हम क्या करेंगे? राइट ऑफ, खत्म। पर हम बोलेंगे आप नहीं खरीदते ना, शराफत से एसिड भी दो मेरा, तो जो मेरा 40 है जितने का एसिड बिचेगा, यहाँ पे लॉस होगा, वहाँ पे कुछ प्रोसीड जाएगी, नेट गेन आ जाएगा, सिंपल। देखो एसिड भी तो बेचूंगा ना जो आएगा वहाँ से, या उसी को बोलूँगा वो भी तू रख, तो हम बोलेंगे भाई नहीं खरीद रहे। तो मैंने नहीं एक मिनट सुने ना, मैंने तीसरे ऑप्शन में आपको ये कहा है कि एसिड उसके नाम पे हो जाएगा, या तीसरे ऑप्शन में ये कहा एसिड वापस आएगा, तो एसिड वापसी आएगा, एसिड वापस आएगा, फिर मैंने आपको, देखो फिर आप फोकस नहीं करते ना, एसिड वापस आएगा, प्लीज फोकस होकर सुनना है, एसिड वापस आएगा इस केस में भी, और मैंने कहा दो सूरत हाल होंगी, या तो इसको एज इज व्हेन कंडीशन में बेचूंगा, तो कौन सी सेल हो जाएगी? स्क्रैप सेल्स। यार आपने एक स्पेशलाइज नेचर का एसिड बनाया, ये तो बातें नहीं सुनना है आपने स्पेशलाइज नेचर का एसिड बनाया, प्लीज सुनना खुदा के वास्ते, तुम लोगों ने बताना है,
आपने स्पेशलाइज नेचर का एसेट बनाया, बनाते गए, खर्चा करते गए, कहाँ रखा हुआ होगा? IAS 16 में। कहाँ पे? IAS 16 में। सही है जी, वेरी गुड। आगे सुने, आपने सामने वाले को लीज पे दे दिया 7 सालों के लिए, पर 7 सालों में जो आपने रेंटल निकाला, आपने देखा मेरा खर्चा कितना हुआ है, उस पर सूद लगाया, डिवाइड किया, किस्तें बना दी उसको। अब आपको जो वो पैसे देगा, आपके प्रिंसिपल के देगा? यस देगा। उसमें सूद भी है, क्योंकि जो किराया आपने बनाया उसके अंदर प्रिंसिपल भी शामिल है। इस बात को एग्री करते हैं? पक्की बात है। आपने बोला ये, मैंने उसको बोल दिया ये तुम पे करोगे। ऑनलाइन वालों बताओ यहां तक साथ हो, जल्दी से। स्पेशलाइज नेचर की बात हो रही है। मैं आपसे पूछता हूं, 7 ईयर्स की लीज है, क्या 7 सालों के अंदर आप अपना पूरा लगाया हुआ पैसा सूद समेत रिकवर कर लोगे? पक्की बात है। चलिए जी, स्पेशलाइज नेचर का एसेट है। कौन सी लीज बनाई तुमने? अपनी बुक से बीबी को निकाल दिया, इन्वेस्टमेंट का रिसीवेबल आ गया, उसने अपनी बुक्स में एसेट ले आया, लीज पेबल आ गया। वो कितने साल पे करेगा? प्रिंसिपल पे करेगा, दोनों पे करेगा। आपकी कमाई भी रिकवर हो जाएगी। ये हो गया, आखिर में आ गए। क्या करना है भाई? आगे वापस चाहिए, वापस ले जाऊं एसेट। उसने बोला वापस ले जा, किसी और को दे दे। आप वापस ले आए, क्या लीज खत्म हो गई? आपका रिसीवेबल खत्म हो गया? आपका रिसीवेबल खत्म हो गया, उसका पेबल खत्म हो गया। क्या आपको नुकसान हुआ या सूद समेत रिकवरी? एसेट किसकी बुक्स में था? लेसी की। डेप्रिशिएट किसने किया? सारे बेनिफिट किसने लिए? उसने लिए। वापस आ गया एसेट। अब आप सोच रहे हैं खुद रखूं, बनाऊं, किसी और को लीज पे दूं, स्क्रैप में बेचूं। आपकी बुक्स में 1 रुपए का एसेट नहीं है, क्योंकि आपने डे 1 पे उसको निकाल दिया था। अब आपने देखा मार्केट में वो 25,000 रुपए का बिक रहा है। आपने बोला कौन बेवकूफ यहाँ पे आके उस पर खर्चा करे, आपने 25,000 में स्क्रैप में बेच दिया। कैश डेबिट, अदर इनकम क्रेडिट। नहीं, आपने कहा मैं बनाऊंगा वापस उसको, बनाया, खर्चा किया, 50,000 का खर्चा हुआ, पीपी डेबिट, कैश क्रेडिट। फिर यहां से वापस शुरू हो जाओ कि अब इसकी लाइफ कितनी बाकी है। अब वापस स्पेशलाइज नेचर का किसी को दिया, फिर कौन सी लीज? फाइनेंस लीज। एसेट निकालो, NIFL, ये कयामत तक चलता रहेगा। बात समझ आई? तो तीसरे वाले केस में अल्लाह की कसम, क्या एसेट मेरे पास, मैं ये कह रहा हूं, क्या उसके पास रहेगा या वापस भी आएगा? बात समझ आई? कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, हाथ के हाथ पूछो, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्लियर? तो ये आपको क्यों बता दिया, मुझे क्यों नहीं बता दी? बता दो। नहीं तो ये सेटिस्फैक्ट्री, बस सही है, बिल्कुल। ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ, बात क्लियर है? अरे भाई ये तो इतना, तो मैं अगर किसी सेमिनार में बोल दूं ना, वो पाऊं चूमे, मतलब आगे बाबा इधर। अच्छा, एमन का सवाल देखो, अल्लाह की कसम यहाँ पे क्लास खत्म कर दूंगा मैं। इधर सुनो, इधर प्लीज, इधर सुनो, फिर मिस कर दोगे। वो कह रही है सर सेम एसेट वापस उसी लेसी को दे सकते हैं। अरे उसके लिए तो बनाया था, वो फिर बनाएगा, नहीं दिया, वापस दे दे मुझे। चलो मैं कह रहा हूँ आपकी बातें भी सर आंखों पे, अगर मैं वापस भी दे सकूं उसको, फिर ये असेसमेंट शुरू से होगी ना कि स्पेशलाइज नेचर का है या नहीं है, कंपलसरी ट्रांसफर है या नहीं है। जब लीज कर रहे हो तब ये बातें सोचो, तब लीज कर रहे हो जब ये बातें सोचो। दैट्स इट। क्लियर है? पक्की बात है जी। आपका भी सवाल ले लेते हैं भाई। एसेट वापस आ जाए कौन से केस में? पहले भाई ऑनलाइन वालों सुनना, नहीं गलत कह रही हो, ये सुनना चाहिए। किसी के केस में क्यों आएगा? उसमें वो रख लेगा, उसमें वो रख लेगा, तीसरे में आएगा। बात गलत कर रहे हो। देखो नहीं, हर्ट हो रहा है ना, बात गलत कर रहे हो। इतनी मेहनत के बाद आप कहो किसी भी केस में, ये हवाई दूसरे केस में वापस आ रहा है। भाई सवाल ये है ऑनलाइन वालों, तुम्हें भी जवाब देना है, तुम सबको भी देना है। दूसरे केस में एसेट वापस आ रहा है, पर लॉजिक क्या है दूसरे केस में आने की, ये बताओ। नहीं, पहले आप देखें, फिर सवाल जब होता है ना तो किसी लॉजिक होती है ना पीछे कि किस केस में वापस आएगा, दूसरे केस में क्यों वापस आएगा। दूसरे केस में इसलिए आ रहा है क्योंकि उसने ऑप्शन एक्सरसाइज। चलो आगे बताओ। तो अभी बताओ किस में जाएगा? IAS 16 में, बिल्कुल। हाँ, एक एसेट है, ये पड़ा हुआ है, मैंने किसी को दिया था लीज पे, वापस आ गया, मेरा IAS 16 में आएगा ना। डेप्रिशिएट होता रहेगा, मैं यूज करूं या डेप्रिसिएशन होती है अवेलेबल फॉर यूज पे, ना कि एक्चुअल यूज पे।
यार प्लीज 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 बातें नहीं, देखो सवालात आते हैं, मैं तो एक तो बिला वजह इंटरवीन भी कर रहा हूँ सवाल कि यार आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, सुन ले बाकी सबकी बातें, क्योंकि देखो आपने वो रिपीट करवाया था, मैंने पहले बताया था जी। एसिड IS16 में आ गया, देखो हाँ इन्वेंट्री में आ जाएगा, पर ऐसा हो सकता है, मतलब देखो आप देखो, नहीं सुने सुने सवाल क्या है, प्लीज सुनना बच्चों, यार ऑनलाइन में तो सवाल सुनो। इन्होंने बोला भाई मैंने बार्गेन परचेज ऑप्शन दिया था, उसने अवेल, उसने बाकी सारे पैसे चुका दिए होंगे इंटरेस्ट के साथ, मेरे पूरे एसेट की रिकवरी मैं 1 रुपए के नुकसान में सिवाय इस 40,000 के, हाँ या नहीं, सिवाय इस 40,000 के, क्योंकि ये पैसे मैंने कहा था आखिर में मिलेंगे, जो कि अब मुझे नहीं मिले। ये कह रही है कि सर वो वापस आ गया, अब मेरा दिल हो रहा है मैं इसको बेचूंगी। आप पहले ये दिमाग में रखें, जो मैंने 10 बार बताया यहाँ पे, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लोग फोकस नहीं करेंगे ना, इधर उधर हो जाएंगे। ओ भाई पीपी को बेचना इन्वेंट्री नहीं होती है, पीपी को बेचना मतलब पीपी का बेचना होता है। मैंने 10 बार शुरू से ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 40,000 का ये पीपी अगर वापस आएगा तो मार्केट में बेचोगे या तो गेन होगा, रिकॉर्ड करके कहानी खत्म। इफ यू आर थिंकिंग दैट आई एम गोइंग टू सेल इट, तो ये आपकी इन्वेंट्री नहीं बन जाता। पहली बात, पीपी को बेचते हो क्या वो इन्वेंट्री होती है या अदर कॉस्ट ऑफ सेल होती है? तो ये तो मैं शुरू से बता रहा हूं चिल्ला चिल्ला के, भाई बेच देना, अदर इनकम अदर इनकम अदर इनकम, यही सवाल वापस आ रहा है। बात समझ आ रही है? क्लियर हो गया? ये तो मैं शुरू से कह रहा हूं, खुदा के वास्ते वो बेच आएगा, बेच देना। अबे बैंक की क्या इन्वेंट्री होगी? बैंक तो हमेशा बेचता है। बैंक क्या करता है? उसकी अदर इनकम हो जाती है। क्लैरिटी है? चलें जी। अच्छा भाई, अब सर कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटिंग से फाइनेंस में कन्वर्ट, अबे यार फिर फजूल बात। देखो यार, कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटिंग से फाइनेंस में कन्वर्ट करना ये डे 1 पे सोचना है। बात समझ आ रही है? डे 1 पे सोचना है यार। अच्छा, अब इंस्टॉलमेंट पर चीज लेना फाइनेंशियल लीज हुआ नहीं? देखें, दो अलग बात है। बिल्कुल सही कह रही है ईमान, इंस्टॉलमेंट पे चीज लेना क्या है? फाइनेंशियल लीज है, उसकी अकाउंटिंग यहाँ पे होगी। अभी अकाउंटिंग पे पहुंचने नहीं देते तुम लोग, अभी ऑपरेटिंग में फंसे हुए और फाइनेंस में फंसे हुए हैं। क्लियर है? चलें, अब एक दो सवाल। शही कह रहे हैं सर, जब एक एक करके सुन लो, सबका हक है। सर जब इस चार्ट में ही लेसर की बुक से एसेट डी रिकग्नाइज होगा तो राइट की जगह हम डायरेक्ट एसेट को ही डेबिट क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि अब देखो वही बात, फिर बदतमीजी। इधर सुनो, वो कह रहा है हम उसकी बुक्स में राइट की जगह एसेट क्यों नहीं डेबिट कर लेते? क्या उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है या अब तक सिर्फ राइट है? ओनरशिप कब आएगी? आखिर में। देखो ये तो हर्ट कर रहे हो यार, इतनी मेहनत की है मैंने, अल्लाह की कसम। शहीद क्या हो गया जानी, तू जीता है यार ये तो तुम लोगों ने मुझसे 10 बार पूछा है। अभी पता नहीं कौन मुझसे पूछा था यहाँ पे क्लास के अंदर ही कि भाई, बल्कि इसने पूछा था डेफिनेशन का, कि डेफिनेशन में सेल क्यों नहीं है। तो मैंने अभी क्या बताया था आपको कि तब तक राइट है, सेल कब है? आखिर में। सही है? ओनरशिप मेच्योरिटी पे आएगी, बिल्कुल सही है। अब तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, पहले ये बता दो, ये बेसिक 3 क्लियर हैं? ऑपरेटिंग और अल्लाह की कसम अकाउंटिंग सीखी नहीं है, सिर्फ ये किया है कि ऑपरेटिंग में कब होंगे और अच्छा ऑपरेटिंग में कब होंगे? बाय डिफॉल्ट। फाइनेंस में कब जाएंगे? जब कंडीशन मीट हो जाए। अगेन, क्या उस कंडीशन मीट होने में भी किसी का नुकसान है या पूरी रिकवरी है? अब उसके ऊपर आगे देखेंगे, वो बात की बात है। अच्छा, एक आखिरी चीज, अगर वैन वाला रात को किसी और को भी सर्विस प्रोवाइड करता हो तो ये भी ऑपरेटिंग लीज होगा। देखो, वैन वाला आपके किसी भी रिश्तेदार को घुमाए मार्केट में, आपको क्या तकलीफ है? आपको लीज अपनी सोचनी है किसी और की? अपनी सोचनी है ना भाई। वो कह रहा है वैन में किसी और को घुमा रहा है, भाई घुमाने दे, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है यार? तभी तो कौन सी लीज है भाई? तुम्हें दोपहर में लोग आके ड्रॉप करके जा रहे हैं, वो कार फिर उसके पास है, उसका ड्राइवर कुछ भी करे, कौन सी लीज है? क्योंकि तमाम इकोनॉमिक बेनिफिट्स तुम ले रहे हो, कोई और भी ले रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कौन सी लीज हो गई? ऑपरेटिंग। वो बाय डिफॉल्ट भी कौन सी होती है? बात समझ आ रही है? या इसका उलट करते हैं ना, आप उसको बोलो वैन वाले को कि भाईजान इस पे ड्राइवर भी मेरा होगा, लोग भी मेरे होंगे, चलाएंगे भी हमारे वाले लोग, आने जाना सिर्फ हमारा यूज होगा और आखिर में ओनरशिप हमारी। यही तो होता है। सही है जी। अच्छा भाई,
आगे सर जिस अमाउंट से लेसन ने एसेट को डी रिकग्नाइज किया होगा उसमें, अब देखो अली ने सवाल क्या पूछा, जिस अमाउंट से उसने एसेट को डी रिकग्नाइज किया होगा बीओपी शामिल होगा। मैंने अकाउंटिंग सिखाई, हम अभी सिर्फ क्या सीखे हैं, ऑपरेटिंग और अकाउंटिंग अभी हमने सीखी नहीं है। देखो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप सोच रहे हो अकाउंटिंग क्या होगी, वो तो आगे है ना। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या सीखा है, ऑपरेटिंग और फाइनेंस का फर्क सीखा है। पहले बता दो ऑनलाइन वालों, सिर्फ इतना बता दो, कीपिंग अदर थिंग्स असाइड, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लीज? बाय डिफॉल्ट एक की बुक से एसेट जाएगा नहीं, सिंपल किराए की अकाउंटिंग, जो किराया उसको अकाउंट फॉर करो। अल्लाह की कसम अकाउंटिंग अभी सिखाई ही नहीं है वैसे तो, बाय द वे। दूसरे पे आ जाओ, मैंने कहा कब ऐसे सर्कमस्टेंसेस होंगे जब मैं नॉर्मल किराए की अकाउंटिंग नहीं करूंगा, जब वो लीज क्या बन जाए, फाइनेंस लीज। और फाइनेंस लीज कब बनेगी, पहली नेसेसरी ट्रांसफर। अच्छा, नेसेसरी या कंपलसरी ट्रांसफर का एक केस मैं दोहराता हूं, यहां पे फोकस होकर सुनना। कंपलसरी ट्रांसफर का मतलब यह है कि आखिर में ये एसेट उसी का ही होना है। तो स्टैंडर्ड आपको क्या कह रहा है, अपनी किताबों में इसका हराम है डेप्रिसिएशन दिखाना। क्यों? क्योंकि सारे बेनिफिट्स कौन लेके जाएगा? अब एक साथ, खुदा के वास्ते एक साथ बताना, किसकी बुक से निकाल दो, किसकी बुक्स में डाल दो, क्योंकि डेप्रिसिएशन किसकी बुक्स में आना चाहिए, लेसी की बुक्स में। पहले बताओ, लॉजिकल बात है, दिस इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म, बार्गेन परचेज ऑप्शन है, कौन एक्सरसाइज करेगा, सारे बेनिफिट्स कौन लेगा, डेप्रिसिएशन किसकी बुक्स में, किसकी बुक्स में निकालें, किसकी बुक्स में डालें, अकाउंटिंग। नुकसान है कोई, या सूद समेत उस पीरियड में सब रिकवरी, सूद समेत सब रिकवरी है। तीसरा केस, एसिड ऐसी नेचर का है जो कोई और इस्तेमाल कर ही, तो इसका डेप्रिसिएशन किसकी किताब में आना चाहिए, किसकी बुक से निकाल दें, किसकी बुक्स में डाल दें। इसमें लेसर को कोई नुकसान है या सूद समेत रिकवरी, तो लेसी क्या उसको पे नहीं करेगा, करेगा, वो भी सूद के साथ। अब आखिर में वो देखेगा एसेट खरीदना चाहता है, खरीदे, नहीं खरीदना चाहता वापस जाएगा, वो बेच देगा, रखना चाहता है कहानी खत्म, उसकी अदर इनकम हो जाएगी। बात क्लियर है? अभी हमने ये नहीं सीखा रेंटल कैसे निकलता है, सूद कैसे अकाउंट फॉर होता है, वो सारी आगे की कहानी है। पर अगर मैं आपको डायरेक्ट जाके अकाउंटिंग सिखाऊं, मैं बोलूं भाई ये चल रहा है, तुम बोलोगे भाई कौन सी अकाउंटिंग चल रही है, समझ ही नहीं आ रहा उसकी बुक से क्या निकल रहा है, इसकी बुक्स में क्या आ रहा है। पहले फिनोमिना समझ आ रहा है भाई? चलें जी, अब एक आखिरी फिर हम ऑफ कर रहे हैं, आखिरी सवाल है, इसके बाद इंटरटेन भी नहीं करूंगा सवाल। हसान कह रहे हैं आई हैव अ क्वेश्चन, ऊपर लिखा था तुमने, अगर IAS 40 के केस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी लास्ट में तो फाइनेंस लीज हो सकती है, जल्दी बताओ। IAS 40 के केस में अगर मैंने बिल्डिंग लीज पे दी है और मैं कह रहा हूं आखिर में प्रॉपर्टी तेरी, तो फाइनेंस लीज है, तो क्या वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रहेगी या IFRS 16 में आ जाएगी? बस ये सुनना था, लवली हो गया, चलो अब भाग जाओ, बस खत्म। चलें, सही हो गया जी, क्लियर है ऑनलाइन वालों? ग्रेट क्लास, अबे ग्रेट क्लास यहाँ पे हालत टाइप 15 मिनट है अभी, नहीं भाई बस आप आगे कल बताऊंगा। चलें भाई, समझ आ गया ना ऑनलाइन वालों, जल्दी बता दो प्लीज, सही तरीके से, बिल्कुल सारे बच्चे, यस। चलें, गुड गुड गुड, वेरी गुड।